हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 टू 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके की गोल्ड सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम आपके लिए लेकर के आते हैं क्वालिटी कंटेंट्स एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ में, वो भी बिल्कुल फ्री। भले आप किसी भी बोर्ड के हो, यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, झारखंड, जिस किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, या फिर आप सीबीएसई हिंदी मीडियम से हो, आप सभी के लिए सभी वीडियोस यहां पर मिलते हैं बिल्कुल फ्री। जैसा कि हमारी टीम के साथ में आप अलग अलग सब्जेक्ट सीख रहे होंगे और हम मिलते हैं अपने भौतिकी के साथ में, तो आज फिर हाजिर हैं आपके साथ में भौतिकी के ही एक नए सेगमेंट के साथ में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं पुराने प्रश्न पत्रों को, मतलब प्रीवियस ईयर में आए हुए उत्तर प्रदेश बोर्ड के कुछ क्वेश्चंस को। तो आज हम एक नए चैप्टर्स के साथ में हैं और देखेंगे हम आज इस चैप्टर को भी, और इसके भी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं हम सॉल्व। तो जैसा कि आपको हम पर है विश्वास, हमें आप पर है पूर्ण विश्वास, तो हम जरूर होंगे कामयाब। इसी अच्छी बात से शुरू कर लेते हैं हम आज का ये सेशन। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि आज हमारे सेशन में है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। आपका पाठ 10 है उत्तर प्रदेश बोर्ड के अकॉर्डिंगली, और यहां पे हम इसके करने वाले हैं जो पुराने प्रश्न पत्र थे, बेसिकली 19 और 20 के जो क्वेश्चंस हैं हम उनकी चर्चा करने वाले हैं। हमने पूरे चैप्टर्स को कैटेगराइज कर लिया था ईयर वाइज, और ईयर वाइज ही आपको मिलेगा, जिसमें ईयर के भी फिल्ट्रेशन है और चैप्टर्स के भी, क्योंकि हमारा जो पेपर होता है वो होता है विज्ञान का। अब विज्ञान में तो भाई भौतिकी भी आती है, रसायन शास्त्र भी आता है और बायोलॉजी भी आती है। तो जैसा कि हमारे पेपर में 3 सेगमेंट आते हैं ना, ए बी सी। ए में पूरा फिजिक्स, बी में पूरी केमिस्ट्री, सी में पूरा का पूरा बायोलॉजी। तो भाई हमारा सबसे ज्यादा वेटेज होता है फिजिक्स का, और सबसे ऊपर ही आती है, तो शुरुआत बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसके लिए तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में, पूरी तैयारी कंप्लीट मिलने वाली है आपको। तो बने रहिएगा इस वीडियो के पूरे लास्ट तक, जहां तक में हम आज ये देखने वाले हैं कि हमने कॉन्सेप्ट वीडियोस को देख लिया है, हमने वन शॉट रिविजन्स को देख लिया है, एग्जाम्पलर को देख लिया है, मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड सभी वीडियोस को आप फॉलो करते आ रहे हैं और आपकी पूरी तैयारी हो चुकी है। अब ये चेक करना है मुझे कि भैया अगर मैं अगले सालों में होता, बोर्ड के पेपर में अपीयर हो रहा होता, तो मेरे कितने मार्क्स आते, क्योंकि बोर्ड का तो पैटर्न एक जैसा ही चलता आ रहा है ना। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है भाई, बोर्ड का जो पैटर्न है वो बिल्कुल फिक्स चला आ रहा है। एक ही तरीके के क्वेश्चंस हर बार अपने को देखने को मिल जाते हैं, उसी टॉपिक के इर्द गिर्द घूमता हुआ क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो जब पूरी तैयारी हो चुकी है और बोर्ड के क्वेश्चंस भी हमारे पास है, तो क्यों ना चेक कर लिया जाए अपने आप को कि हमें कितना आता है, या यूं कहूं कि हम अगर इस बोर्ड पेपर में अपीयर हुए होते तो मेरे कितने अच्छे मार्क्स आ रहे होते। तो चलिए अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल हाई रखेंगे और शुरू करेंगे आज का ये सेशन, जिसमें हमारे पास सबसे पहले मिलने वाला है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, फिर करेंगे हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, फिर लॉन्ग आंसर। और इसमें आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपके सामने जैसे ही ये क्वेश्चन फ्लैश होता है, नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और आंसर टाइप कीजिए, ताकि हमें भी तो पता चले कि आपने कितना सीखा है। तो चलिए भैया शुरू कर लेते हैं हम सबसे पहले अपने पहले प्रश्न को। सबसे पहला प्रश्न है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए। भाई अवतल दर्पण है, ठीक है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। अब इससे बना प्रतिबिंब आभासी हो, तो अवतल दर्पण से बने हुए जो प्रतिबिंब होते हैं वो पहले तो ये समझिए कि वास्तविक होते हैं भैया। सिर्फ एक ही केस आता है जिसमें आभासी बनते हैं। हमने एक टेबल के फॉर्म में इसको याद कर रखा है, जहां पे हमने देखा था कि भाई हमारे पास कुल कितने पॉइंट्स होते हैं जब किसी के लिए भी इमेज फॉर्मेशन के लिए। थोड़ा सा यहां पे समय जाएगा, लेकिन अभी आगे आने वाले क्वेश्चंस आपके लिए स्मूथ हो जाएंगे। क्या कह रहा हूं मैं कि ये हो गया, मान लीजिए हमारा दर्पण, ये इसके लिए हो गए मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष पे आइडेंटिफाइड लोकेशंस कितनी है भाई, तो आप कहेंगे आइडेंटिफाइड लोकेशन एक तो इनफाइनाइट होता है, दूसरा ये जो इस वृत्त का पार्ट होगा, ये जो गोलीय दर्पण है, ये जिस वृत्त का पार्ट होगा उसका एक केंद्र होगा जिसको कहते हैं वक्रता केंद्र, और एक पॉइंट होता है क्या भाई, फोकस, जो कि
इसके मिड पॉइंट पे होता है। किसके भाई? तो ये एक होता है इसके बीच में मध्य बिंदु, इसका पोल, ध्रुव। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में आता है हमारा फोकस। अब बताइए कितनी जगह पे वस्तु को रखी जा सकती है? तो आप कहेंगे पहला नंबर तो भैया ये इनफाइनाइट पे रख दो वस्तु को। दूसरा नंबर कहां रख दिया जाए? तो इन दोनों के बीच में। कहां? इनफाइनाइट और सी के बीच में। तीसरा नंबर कहां रख दिया जाए भाई? तो तीसरा नंबर यहीं सी पर ही रख दिया जाए। ये हो गया मेरा थर्ड। चौथा केस तो भैया सी और एफ के बीच में रख दिया जाए। पांचवा केस तो इसी एफ पर रख दिया जाए। छठवां केस तो यहां पे रख दिया जाए। अब ये 5 के लिए तो पहले मैं बनाता हूं, छठवें की बाद में बात करूंगा। 5 प्री आइडेंटिफाइड लोकेशंस हैं, पहले से ही ज्ञात। तो जब आप इंफिनिटी पे रखते हैं तो यहां बनती है इमेज। अब फोकस से उल्टा लिखना शुरू कीजिए। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये तीसरी लोकेशन हो गई, ये चौथी लोकेशन हो गई और ये 5वीं लोकेशन। अर्थात इनफाइनाइट पे रखेंगे ऑब्जेक्ट तो इमेज बनेगी फोकस पे, और फोकस पे रखेंगे इमेज तो ऑब्जेक्ट तो बनेगी इमेज कहां? इनफाइनाइट पे। देखिए करके देखते हैं। इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट तो इमेज कहां? फोकस। सेकेंड है कौन सा? तो सेकेंड है भाई इंफिनिटी और सी के बीच में, तो फोकस और सी के बीच में। यानी ऑब्जेक्ट को आपको राइट शिफ्ट करना है और जो इमेज है, जो प्रतिबिंब है, वो उसको आपको लेफ्ट शिफ्ट करना है। एक कदम आगे बढ़े तो एक कदम लेफ्ट आ गया, थर्ड पे थर्ड, ये 4 हुए तो इसको इधर शिफ्ट किया, 5 हुए तो 5। मतलब क्या? ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट तो इमेज फोकस। ऑब्जेक्ट कहां? ऑब्जेक्ट बनी अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और सी के बीच में तो इमेज एफ और सी के बीच में। ऑब्जेक्ट सी पर तो इमेज भी सी पर। ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में तो इमेज सी और इंफिनिटी के बीच में। ऑब्जेक्ट अगर एफ पे तो इमेज इंफिनिटी पे। मतलब कुछ ऐसा हो गया भाई, 1 2 3 4 5, तो इसकी इमेज कहां बनेगी? 5 4 3 2 1। इनकी लोकेशंस, तो इनकी लोकेशंस आपको यहां पे दिख रही है। खैर, ये तो हो गया 5 केस। इन 5 केसेस में जो इमेज बनेगी वो वास्तविक बनेगी। सिर्फ एक ही केस है जिसमें वो आभासी बनेगी, वो केस होता ही है छठवां केस। छठवां केस क्या भाई? ये रहा फोकस, यहां रख दीजिए आप ऑब्जेक्ट को, तो यहां से बनने वाली जो इमेज होगी वो इधर पीछे की तरफ बनेगी भाई। ये इमेज कहां बन रही है? ये पीछे की तरफ। ये कैसी बन रही है? आभासी। कैसी बन रही है? बड़ी। आभासी और बड़ी। तो भैया इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो गया कि ये दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में, ये ध्रुव है पोल और ये मुख्य फोकस, इसके बीच में ये ऑब्जेक्ट रखा है, इसकी इमेज बन रही है पीछे और ये आवर्धित बन रही है, बड़ी बन रही है। चलिए बढ़ता हूं मैं अपने अगले प्रश्न में। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस, एक दर्पण है और दूसरा लेंस, दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः, भाई दर्पण और लेंस दोनों ही जो है वो अवतल है। ठीक है, दोनों ही क्या होंगे? अवतल होंगे। अब कहेंगे किस प्रकार से पॉसिबल है? तो मुझे ये 15 सेंटीमीटर की जो दूरी दी है इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। 15 सेंटीमीटर में इंटरेस्ट नहीं है मुझे। इंटरेस्ट किसमें है भैया? ये जो माइनस दिया है इसमें। चूंकि चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन को भी मैं आपके लिए सिखाता हूं। चिन्ह परिपाटी का भैया ये सबसे सटीक तरीका है जो अपन बात करने वाले। बहुत सारी जगह पे, बहुत सारे सोर्सेस पे आपको देखने को मिल जाता है जहां पे आपको याद कराया जाता है भाई अवतल के लिए ये लेफ्ट में होता है, वो राइट में होता है। भाई अवतल के लिए फोकस जो है वो भैया कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया, है ना, और इमेज जो है वो पॉजिटिव होगा, वटेवर जो भी हो। लेकिन हम यहां पे क्या काम करने वाले? हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, हम बहुत ही सिंपल सॉर्टेड करेंगे। कैसे भाई? आपने नंबर लाइन बनाई है, चलिए आपने नंबर लाइन नहीं बनाई, आपने ग्राफ तो ड्रॉ किया होगा ना, आपने ग्राफ बनाया होगा ना। ग्राफ में कैसा बनाते हैं? आप कहते हैं ना भैया कि ये जो है ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन हो गया। इधर बढ़ेंगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर बढ़ेंगे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस, इधर बढ़ेंगे तो पॉजिटिव वाई एक्सिस और इधर बढ़ेंगे तो नेगेटिव वाई एक्सिस। सबने किया है ना। अब देखिए मैं जरा यहीं पे एक चीज काम करता हूं। ये बना दिया मैंने, यहीं पर रख दिया दर्पण। अब मुझे बताइए इस दर्पण के लिए, ये हो गया इसका पोल, तो ये जो ओरिजिन था वो किस में बदल गया? पोल में। अब मुझे आप बताएंगे जो इस पोल से लेफ्ट साइड में आएगा वो सब कैसे होंगे? नेगेटिव। जो इस पे से ऊपर की तरफ होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव। ये कैसा होगा? पॉजिटिव। जो नीचे की तरफ आएगा वो कैसा होगा? नेगेटिव। अच्छा, जो इसी लाइन पे ऊपर की तरफ होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। एक होती है कैसे ऊर्ध्वाधर और एक होती है क्षैतिज। तो क्षैतिज पे आप लेफ्ट आए या क्षैतिज पे आप राइट साइड जाएं, तब सिर्फ क्षैतिज वाला रूल लगेगा, मतलब एक्स का लगेगा। अगर ऊपर और नीचे की बात करेंगे तो वाई का लगेगा। मतलब क्या है भाई? ऊपर नीचे होगा क्या? कुछ नहीं। वस्तु की हाइट
ये HO और ये मान लेते हैं HI। वस्तु की हाइट ही सिर्फ ऊपर नीचे होती है ना, बाकी सारी दूरियां मतलब कौन, U, V, F, ये सब किस पे नापी जाती है, X अक्ष पे। और हाइट HI और HO, वस्तु की हाइट जो होगी वो हमेशा किस पे होगी, Y अक्ष पे। तो बस आप ये देख लीजिए ना, HO जो है ऊपर है क्या, हाँ तो पॉजिटिव, HI भी ऊपर है क्या, अगर होगा तो पॉजिटिव, नीचे होगा तो नेगेटिव। यहां पे कैसा HI नीचे है ना, नेगेटिव है। तो चलिए इससे समझ में आ गया होगा आपको साइन कन्वेंशन। अब यहां पे मिरर नहीं, अब आपको मर्जी पड़ा यहां पे लेंस लगा दीजिए, तब भी आपको वही चीजें चलने वाली है। चलिए भाई, तो क्या करें, तो हमको बस इतना सा कहा गया है कि क्या एक अवतल दर्पण लेता हूं मैं, इसमें फोकस कहां होगा, तो भाई इन्फिनिट से आने वाली लाइट बीम्स, ये इन्फिनिट से आने वाली लाइट बीम्स यहां काटेगी, ये फोकस है। ये फोकस मैंने जैसा कि अभी सिखाया, ये पोल है, ये पोल से लेफ्ट हैंड साइड में है ना, तो ये फोकस कैसा हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ एफ। अब दूसरी बात कर लेता हूं मैं अवतल लेंस की। तो अवतल लेंस कैसा होता है भाई, ये होता है, ये हो गया मेरा अवतल लेंस। अब इसमें क्या करें भाई, तो इसमें एक लाइट बीम ये आई और यहां से ये फैल गई, एक लाइट बीम ये आई और यहां से ये जो है ये फैल गई। अब मुझे इसमें से क्या दिख रहा है भाई, तो मुझे ये दिख रहा होगा कि ये जो लाइट बीम आई थी यहां से आने के बाद क्या हो गई, डिस्पर्स हो गई, फैल गई। तो इसका जो फोकस आया वो किधर आया, मुझे यहां से प्रतीत होगी कि इस जगह से आ रहा है। अब यहां पे होता है ऑप्टिकल सेंटर O, यहां से फोकस को देखिए, ये भी कैसा है, लेफ्ट साइड में है ना, तो ये नेगेटिव। राइट में होता तो कैसा हो जाता, पॉजिटिव। तो ये आंसर क्या हो जाएगा भाई, किसी गोलीय दर्पण तथा गोलीय पतले लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 है। मैंने बोला था मैं इस पे बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं, मुझे सिर्फ और सिर्फ साइन से मतलब है, क्योंकि साइन ही मेरे को सब कुछ बताएगा। भाई मेजर तो किसी में भी 15 प्लस का भी हो सकता है, तो 15 से मतलब नहीं था, वो नेगेटिव से मतलब था, तो दोनों अवतल है। चलिए भैया थर्ड पे आते हैं, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूर पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। आप कितने ही दूरी पे खड़े हो रहे हो और आपसे जो मतलब जो प्रतिबिंब आपका जो प्राप्त हो रहा है वो क्या हो सकता है, तो या तो वो समतल हो सकता है अथवा उत्तल हो सकता है, या तो वो समतल होगा या फिर वो उत्तल होगा। उत्तल दर्पण में क्या होता है भाई, उत्तल दर्पण में आपको देखने को मिलता है कि वो आभासी प्रतिबिंब बनती है और उसी साइड पे बनती है ना, उसी साइड पे बनती है। और दूसरा क्या हो सकता है भाई, समतल। अच्छा, समतल दर्पण में क्या होता है, तो समतल दर्पण में लेटरली इन्वर्टेड, मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट होता है, ऐसा ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, इस तरीके से नहीं होता। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने फोर्थ पे। एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, एक अवतल लेंस है, उसके द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होगा भाई, तो अवतल लेंस है ना। अवतल लेंस में हमने देखा था कि भैया जो भी चीज आ रही है वो लेफ्ट हैंड साइड में आ रही है ना, तो कैसी होगी भाई, एक तो सीधा बनेगी, दूसरा क्या आभासी बनेगी और छोटी बनेगी, सीधा, आभासी और छोटा। ठीक है, यही अगर होता क्या भाई, ये होता अगर उत्तल लेंस, तो उसके केस में जो सबसे प्रारंभ की बात करें उत्तल लेंस में जब बात करते हैं तो शुरू के 5 केसेस में वहां पे देखने को मिलता है कि भैया कैसा प्रतिबिंब बनना है, वास्तविक। चलिए एक चीज तो बिल्कुल फिक्स से याद रखेंगे, जब भी आभासी होगा तो सीधा होगा, आभासी होगा तो सीधा होगा, और वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। वास्तविक है तो उल्टा और आभासी है तो सीधा, ये साथ में चिपक के ही आते हैं, ये बिल्कुल याद रखेंगे। आभासी है तो सीधा और वास्तविक है तो उल्टा। चलिए भैया, तो यहां पर भी मुझे आंसर मिल गया। मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न। दो माध्यमों के बीच, दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है, तो आपतन कोण होगा, सॉरी अपवर्तन कोण। ठीक है, मतलब वो अपवर्तित होगी या नहीं होगी, तो भैया वो कुछ भी अपवर्तित नहीं होगी, वो सीधी सीधी निकल जाएगी, दोनों के बीच में पड़ रही है, मतलब वो किसी दूसरे मीडियम से गुजर नहीं रही है, ध्यान रखेंगे। एक ये हो गया और एक ये हो गया, ऐसा कुछ। अब आप समझिए कि एक प्रकाश की किरण यहां पे आकर के आपतित हो गई, तो ये सीधे सीधे निकल जाएगी ना, अपवर्तित होगी क्या, नहीं। अपवर्तित कब होती, जब किसी मीडियम के अंदर से ट्रैवल कर, अब दोनों की पृष्ठ सीमा मतलब ऐसा दोनों रखे उनके बीचों बीच के गैप से होकर, तो वहां से निकल जाएगी ना सीधी सीधी, कोई अपवर्तन नहीं होगा भाई उसके अंदर। ठीक है, कोई अपवर्तन नहीं होगा, मतलब कितना आंसर होगा, 0 डिग्री। चलिए ये भी हो गया भाई। हमें बढ़ता हूं मैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो 6 कहता है भाई, एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का
आवर्धन 0.5 है, यह लेंस होगा। क्या समझ में आ रहा है भाई? एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु, 0.2 मीटर दूर, मतलब u की वैल्यू दे दिया गया भैया 0.2, दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन, है ना। वस्तु यहां पर रखी है, लेंस है और उसका आवर्धित प्रतिबिंब बन रहा है भाई, और वो भी आभासी। तो आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब मैग्निफिकेशन जो दे दिया वो दे दिया गया भैया 0.5। तो वह लेंस कौन सा होगा? तो यह जो लेंस है ना, यह जो लेंस है इस केस में जो होगा, यह होगा भैया आपका अवतल लेंस। ठीक है, यह कौन सा होगा? अवतल लेंस। और कहां पर होगा? 0.2 मीटर के फोकस दूरी पर। ठीक है, 0.2 मीटर के फोकस दूरी पर होगा, और क्या हो जाएगा? ये अवतल लेंस। चलिए बढ़ता हूं मैं अपने अगले प्रश्न संख्या 7 के ऊपर। प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होगा? जो प्रकाश चलता है वो सबसे तेज कहां चलेगा? तो भाई देखिए, जनरली जो वायु है और निर्वात जो है, ये दोनों में प्रकाश का वेग लगभग समान होता है। दोनों में लगभग कैसा होगा? समान होगा। क्यों भैया? क्योंकि वायु में या फिर निर्वात में बात करें तो प्रकाश बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना, बिल्कुल फाइन पार्टिकल से। तो जब वो बिल्कुल फाइन पार्टिकल से मिलकर के बना है, बहुत छोटे कणों से मिलकर के बना है, तो सीधी बात है ना भाई कि उसको चलने में, वायु के कणों से टकराने में कोई दिक्कत नहीं, मतलब टकराएगा ही नहीं, ऐसा सिंपली चला जाएगा। लेकिन जब कंपैरिजन की बात आती है कि वायु और निर्वात, तो हम कहेंगे भैया वो निर्वात में सबसे ज्यादा तेज चलेगा, वायु से भी ज्यादा तेज किस में चलेगा? निर्वात में। लेकिन लगभग बराबर ही होते हैं, तो इसलिए याद रखेंगे भैया क्या होता है ये? निर्वात में। चलिए कितना होता है भाई? तो ये भी जरा इसी के साथ साथ कर लेते हैं। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, है ना, या फिर ऐसा लिखते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, दोनों में से जो करना चाहे, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड या फिर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि ये अभी क्वेश्चंस में भी वैसे यूज हो जाएगा, इसलिए मैंने लिख दिया। नेक्स्ट, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होगी। भाई फोकस दूरी दे दिया और अपने से पूछा जा रहा है क्या? इसकी वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई? 20। अब बोलेंगे कैसे? तो देखिए, जो फोकस होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। फोकस इज द मिड पॉइंट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो ये हमको दिख रहा है, इसका ये हो गया सेंटर से यहां तक, है ना, इसको आर कहते हैं। इसका जो मध्य बिंदु होगा, इसका जो मिड पॉइंट होगा, ठीक है, वो होता है एफ। तो अल्टीमेटली जो फोकस है वो क्या बन गया भाई? r/2, वक्रता त्रिज्या बटा 2। तो यहां से r कितना हो जाएगा? तो ट्वाइस ऑफ फोकस, ये भी तो कह सकते हैं। फोकस दूरी जो है इसकी डबल होती है ये वक्रता त्रिज्या। तो खत्म ना बात। r = 2 × f कितना दिया? 10 सेंटीमीटर, 10 बराबर 20 सेंटीमीटर। आंसर इज डी। आसान है भाई, ये बड़ा ही सिंपल सा है। इसमें तो ये भी नहीं कुछ दिया कि भैया वो साइन कन्वेंशन एंड ऑल, कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? तो भाई एक बात समझिए, समतल दर्पण में होता क्या है? समतल दर्पण का ये एक गुण है उसके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के लिए कि वस्तु जितना दूर दर्पण से रखी जाएगी, प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पे बनेगी। वो भी कहां? दर्पण के पीछे। और कैसी? आभासी। ठीक है, वस्तु की दूरी दर्पण से और प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से सदैव समान होती है भाई, ये याद रखेंगे। क्या? दर्पण की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हमेशा ही बराबर होती है। तो 10 सेंटीमीटर ये दर्पण है, इससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु है, तो प्रतिबिंब भी ऐसा ही प्रतीत होगी कि उसकी प्रतिबिंब कहां बन रही है भाई? इस दर्पण से 10 सेंटीमीटर पीछे। अच्छा, पीछे तो कुछ होता नहीं, इस दर्पण के पीछे कुछ है क्या 10 सेंटीमीटर का? नहीं। तो कैसी बनेगी? आभासी। चलिए, आंसर सिर्फ और सिर्फ हमसे डिस्टेंस का मांगा था, तो 10 सेंटीमीटर। ये पूछने का तरीका है भाई एक कि कहां बनेगी, ये एक प्रॉपर्टी पे बेस्ड था, सीधे ऐसा पूछ लिया गया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 एंड इट इज, किसी दर्पण की फोकस दूरी f, वक्रता त्रिज्या r के बीच में संबंध। भाई अभी जस्ट करा के आ रहा हूं मैं,
अभी जस्ट इसके ऊपर क्वेश्चन किया, क्या होता है भाई, तो जो फोकस होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। जो फोकस होता है वो वक्रता त्रिज्या का हमेशा क्या होता है, हाफ, आधा, ठीक है। या कुछ यूं कह ले कि R इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ F। जो वक्रता त्रिज्या होता है वो फोकस का डबल होता है। जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस का डबल होता है। तो दो तरीके भैया इसको समझने के, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भाई, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब पर बनता है तब वस्तु की स्थिति, है ना। आवर्धित प्रतिबिंब अगर बनता है तो वस्तु की स्थिति क्या होगी भाई। अवतल दर्पण है, उसके द्वारा आभासी और सीधा बनाना है प्रतिबिंब, ठीक है। तो वह कहां पर बनेगा, तो ये जो सबसे शुरुआत वाला जो क्वेश्चन आया था ये उसी तरीके का क्वेश्चन हो गया भाई। कहां पर बनेगा ये, तो आपको पता है इन दोनों के बीच में रखेंगे तो ये पीछे के साइड में बनता है आवर्धित, ठीक है। तो आखिरी वाला केस, छठवां वाला केस क्या था भाई, ध्रुव और फोकस के बीच, ठीक है। वो सेम क्वेश्चन था, है ना, ध्रुव और फोकस के बीच। चूंकि एक चीज समझेंगे, ये जो हमारा प्रश्न पत्र जो रहता है जनरली, उसमें दो मेजर चैप्टर हैं जिसके क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। एक तो इलेक्ट्रिसिटी वाला, है ना, आपने देखा उसमें इलेक्ट्रिसिटी वाले मैंने कितने सारे क्वेश्चंस किए। और दूसरा जो चैप्टर है वो है ये प्रकाश। इससे ये दोनों चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन रहते हैं। और मैक्सिममली क्वेश्चंस में कोशिश ये की जाती है कि आपसे कॉन्सेप्ट्स न्यूमेरिकल्स के माध्यम से पूछ लिए जाए, मतलब नंबर्स के जरिए आपसे वो कॉन्सेप्ट्स पूछा जाए, ठीक है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है। एक भी न्यूमेरिकल आपके हाथ में ऐसा नहीं आएगा जो कि आपको लगेगा कि अरे यार ये क्या लेंदीपना है, मतलब क्या ही तो दे दिया गया है, कैसे करेंगे सॉल्व। ऐसा आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि उसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं ना, एक तो नंबर इतने सिंपल होते हैं कि काटो पीटो आंसर मिल जाता है। बड़ा ही रेयर सा पोर्शन आता है जहां पे डेसिमल फ्रैक्शंस चलते हैं, नहीं तो इजीली कैंसिल आउट हो जाता है, इतना बहुत बड़ा लफड़ा नहीं रहता है। और दूसरा क्या होता है कि बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। मतलब क्या होता है कि आपने 2 लाइन 3 लाइन कैलकुलेशन किया और आपका काम हो जाता है। तो आपको इसमें भी बहुत सारा परेशान होने की जरूरत नहीं रहती। तो अभी यहां पे एक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 12 यहां पर दिख रहा है, किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है, तो वह दर्पण है भाई। अभी इसको भी हमने देखा था, ये क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण में ही हमेशा होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में जैसे ही बात हो जाती है सीधा की, तो सीधा और काल्पनिक इसी में होता है। और उत्तल दर्पण आपने देखा था कि वो प्रकाश को क्या कहता है, वो फैला देता है भाई। उत्तल में क्या होता है, वो प्रकाश को फैला देगा। उत्तल में जब प्रकाश को फैला दिया जाएगा ऐसा, ये अंदर के साइड से इसको पेंटेट कर दिया, अब ये लाइट बीम आएगी तो क्या होगा, ये फैल जाती है। तो ये प्रतिबिंब हमेशा किधर बनेगी, पीछे। पीछे बनेगी मतलब आभासी हो गई और छोटी बनेगी, ठीक है। आप कहेंगे कि नहीं समतल में भी तो ऐसा ही हो रहा है ना, तो समतल में ये छोटा वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं है ना। आप फिर से कहेंगे भैया नहीं, हमने तो देखा उतनी बड़ी एरोप्लेन होती है और उसकी इमेज तो छोटी सी दिखती है। तो भाई सीधा मतलब बराबर इमेजेस बनने का यह मतलब नहीं होता कि उसकी एक्चुअल लेंथ से कंपेयर हो रही है। आपको बराबर का यह मतलब होता है कि नेक्ड आइज से, मतलब खुली आंखों से जिस साइज की ऑब्जेक्ट अपीयर हो रही है समतल दर्पण में, उसी साइज की इमेज बनेगी। ध्यान से सुनेंगे भाई, ऐसा नहीं है कि आपने एक ऐसा समतल दर्पण रखा भाई, ठीक है, ऐसा एक समतल दर्पण जमीन पे ऐसा रख दिया, ऊपर ये एरोप्लेन जा रही है ना, ठीक है, ऐसी कोई एरोप्लेन भैया ये जा रही। अब इसकी जो एक्चुअल हाइट होगी, एक्चुअल जो लेंथ होगी, वही आपको यहां पे देखने को मिल जाए, ऐसा नहीं है। आपको उतना ही छोटा इसमें इमेज देखने को मिलेगी जितनी छोटी यहां से देखने पे दिख रही है। अब भाई इससे ज्यादा बड़ी तो दिखती नहीं है, बहुत ऊपर से जा रही है एरोप्लेन, चलो इतनी बड़ी, तो इतनी बड़ी प्रतिबिंब अपने को मिरर में दिखेगी। और एक चीज, जितनी ऊंचाई पे वो उड़ रही है ना, उतनी ही नीचे डेप्थ में आपको एरोप्लेन देखने को मिलेगी समतल में। तो छोटा नहीं, कैसा बनता, बराबर। और बराबर का मतलब ये नहीं कि वस्तु की एक्चुअल डायमेंशन पे ना, ऑब्जेक्ट जैसा अपीयर हो रहा है, ऑब्जेक्ट जैसा आपको आभासी रूप से जैसा दिख रहा है, वैसा ही प्रतिबिंब में दिखने वाला है। तो भाई इसका आंसर मिल गया हमें, क्या, उत्तल दर्पण। अब यहां तक हमारे ऑब्जेक्टिव्स खत्म हो जाते हैं इन प्रश्न पत्रों में। अब हम शुरू कर लेते हैं अपने अति लघु उत्तरीय, है ना, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर। तो वेरी शॉर्ट टाइप आंसर्स में भी मैं आपको एक बात क्लियर करते चलूं कि मैं जो अपने एक्सप्लेनेशन के लिए आपको मैं यहां पे जो क्वेश्चन शो करने जा रहा हूं, इसमें हम भैया अति लघु उत्तरीय टाइप में ही एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन पॉइंट्स थोड़े ज्यादा रखेंगे, ताकि आपको मैक्सिमम जब कंटेंट होता है तो प्रेजेंटेशन आपका बेहतर हो जाता है।
तो आपको जो प्रेजेंट करना हम उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन हम इसमें कंटेंट जो है ना वो बहुत ही थोड़े मतलब ऐसा कह सकते हैं थोड़ा अच्छे कंटेंट्स को अपन पुटअप करें, अपने को घुमा फिरा करके आंसर्स नहीं करने, है ना। सामने वाले को अगर अति लघुत्तरीय में दिख रहा है तो कंटेंट दिखे कि हाँ भैया बिल्कुल सही आंसर किया जा रहा और टेक्निकल आंसर किया जाए। और जब नॉन टेक्निकल टाइप आंसर्स करने का कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है, क्योंकि भाई एक और बात समझिए, ये पूरा कॉन्फिडेंस का गेम है। आपने जो प्रेजेंटेशन दिया है 3 घंटे के अंदर या जो भी 2 घंटे के अंदर, जो भी आपका पेपर का टाइम है, उसमें जो आपने प्रेजेंटेशन दिया है वही प्रेजेंटेशन आपको रिफ्लेक्ट करने वाली है। और आप उस समय अवेलेबल नहीं होंगे उनको बताने के लिए कि भैया मुझे ये भी आता था, ये भी आता था, वो भी आता। भैया आप प्रेजेंट करो ना कॉपी में, आपका प्रेजेंटेशन बोलना चाहिए। और प्रेजेंटेशन तब बोलेगी जब आपके पास क्वालिटी कंटेंट हो, आपको याद हो बहुत सारे फैक्टर्स उसके, तभी तो आंसर ज्यादा बेहतर फ्रेम कर पाएंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम अपने अति लघुत्तरीय का पहला प्रश्न। अपनी कार या बाइक के पीछे आने वाले वाहनों को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करोगे? कारण सहित बताइए। बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होगा या आभासी? तो भाई ऐसा आपने देखा है भाई, ये जो साइड मिरर के रूप में जो हम यूज करते हैं, इसका मेनली कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्यों साइड मिरर को यूज करते हैं? तो मेनली कॉन्सेप्ट तो ये हो गया भैया कि हमें वो साइड मिरर में ये दिख जाए कि कोई हमारे बाजू से आ रहा है ना। वो अगर आ रहा है तो भैया हमको किस तरीके से या किस लाइन में चलना, इसके लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। उत्तल दर्पण को यूज करते हैं भैया किसमें? पश्चिम दृश्य दर्पण के रूप में। उत्तल दर्पण को ही यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है, यद्यपि यह छोटा होता है। साइड मिरर में जो इमेजेस आपको दिखती है ना वो छोटी दिखती हैं, लेकिन उसका एक फायदा है। उसका फायदा क्या भाई? छोटे होने के कारण इनका जो है ना दृष्टि क्षेत्र जो बहुत ज्यादा इमेजेस को छोटे से ही मिरर में कवर करते। इतना छोटा सा मिरर होता है, इसके अंदर बहुत सारी इमेजेस कवर हो जाती है, भले आपको छोटा दिखता है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होता है। अतः समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं, इसलिए। और इससे बनने वाला प्रतिबिंब तो भैया कहना ही नहीं ना, दर्पण है ना, ये दर्पण है। तो इस ये कौन सा? ऊपर से उत्तल दर्पण है, तो इससे कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो इससे जब भी प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी होगा, वो रियल प्रतिबिंब नहीं होगा, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया भाई? आभासी हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर होगा भाई, इसमें कोई तकलीफ नहीं आने वाली, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे से क्वेश्चन है और बहुत ही छोटे से आंसर्स भी। अगला है, प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में आपको प्रकाश की चाल दे दी गई है। तो आपको जैसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले ना, आप सबसे पहला काम करेंगे जो गिवन डेटा है उसको लिखिए। गिवन डेटा लिखने से फायदा क्या होगा भाई? तो गिवन डेटा लिखने से यह फायदा हो जाएगा कि आपको यह पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज होना है और हमको क्या कैलकुलेट करनी है। बहुत आसान होता भाई। तो सबसे पहले प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में घुसता है। मतलब क्या भाई? ये आपको दिख गया ए म्यू जी, एयर से ग्लास में, ऐसा ही लिखते हैं। कितना भाई? तो 1.50। अच्छा, आप यहां पे कुछ इकाई तो ढूंढेंगे नहीं, क्योंकि ये कैसी होती है भाई? यूनिटलेस होती है ना, इसमें कोई डायमेंशन नहीं होता। अच्छा, कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? अगर निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ है, मतलब जो प्रकाश की चाल है किसमें, ऐसा कह लेते हैं भाई एयर में, तो ये हो गई 3 × 10⁸। अपने से ये पूछा जा रहा है कि इसमें कितना चलेगी। तो बहुत ही सिंपल सा है भाई, फॉर्मूला लिखेंगे हम ए म्यू जी का, और इससे हम कर लेंगे क्या? कैलकुलेट रेशियो बना करके। चलिए तो कर लेते भाई। तो क्या कर लें? तो ये जो ए म्यू जी होता है ना, वो होता है स्पीड ऑफ लाइट, है ना, किस में? एयर में, अपॉन किसी भी मीडियम में। अच्छा भाई, तो यहां पे इसको चेंज कर लेते हैं ना, ये अपवर्तनांक नहीं, यहां पर ये सी दिया था, मतलब स्पीड ऑफ लाइट दी हुई थी, और दूसरा वेलोसिटी पूछ रहा है हमको किसमें भाई? वो कांच में। तो ये क्या हो गया? इसका म्यू का मतलब ये होता है क्या भाई? प्रकाश की चाल। ये क्या हो जाएगी? प्रकाश की चाल किसमें? वायु में। वायु में या निर्वात में, दोनों में बराबर, तो वायु हुई, अपॉन प्रकाश की चाल किसी माध्यम में, प्रकाश की चाल माध्यम में। तो अब क्या कर ले भाई? तो अब अपने को जो वैल्यूज दी है उठा के रख लेते हैं। ये दी है एम यू जी की वैल्यू कितनी? 1.5।
और c मुझे पता है कितना भाई 3 इंटू 10⁸ और मुझे v चाहिए, तो v कैसे मिलेगा? तो v को इधर भिजा देते हैं। v इक्वल्स टू क्या हो गया 3 इंटू 10⁸ अपॉन 1.5। अब पॉइंट 1.5 और 3 का जस्ट डबल है ना, 1.5 दूनी 3, खत्म। v इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁸, इकाई यही मीटर प्रति सेकेंड। दिस इज द आंसर। सिंपल है भाई, बहुत ही आसान सा। चलिए, मैं आपको यही तो कह रहा था, जो कैलकुलेशन पोर्शन होता है ना वो कभी टफ नहीं होता, कैलकुलेशन पोर्शन हमेशा इजी रहता भाई, है ना। क्योंकि देखिए ना, यहां पे दिख रहा था 1.5 एंड 3 इंटू 10⁸, लेकिन हुआ कुछ नहीं, वो कट गया भाई। नेक्स्ट थर्ड, स्नेल के अपवर्तन के नियम लिखे। तो देखिए, स्नेल्स लॉ जो है ये इंपॉर्टेंट भी है बहुत, और जो अपवर्तन का जो पहला नियम है ना, अपवर्तन का पहला नियम वही स्नेल का नियम भी है, ऐसा कह सकते हैं भाई। क्योंकि इस नियम के अनुसार ये था कि अगर ये एक माध्यम है ना, अगर कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती, तो चलिए भाई, ये एक प्रकाश की किरण इस माध्यम से आई और अब दूसरे माध्यम में चल के जानी है, दूसरा माध्यम ये रहा, ठीक है, इसको पूरा ही बना लो, तो ये ग्लास स्लैब हो गया पूरा। तो ये क्या होती है भाई, यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ हो जाता है, जिस जगह पे आकर के ये इंटरेक्ट करेगी वहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ होगा, और अगर ये मीडियम जो था वो रेयर हो और ये ग्लास स्लैब में आ रही है वो डेंसर हो, तो ये डेंसर वाले मीडियम में नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। अब इससे क्या पता चलता है भाई कि ये जो था ये था हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो था ये था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। आई जो देखने को मिल रहा है वो क्या था भाई, ये था हमारा आपतन कोण, ये था हमारा आपतन कोण, और जो आर दिख रहा है ये कहलाता हमारा अपवर्तन कोण। ये क्या है, अपवर्तन कोण। अब आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच में रिलेशनशिप, तो देखिए इन्होंने ये कहा था स्नेल ने कि अगर आप लेते हैं साइन एंगल किसका, इंसिडेंस का, और ऐसे ही लेते हैं आप साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, तो ये हमेशा ही होगा एक कांस्टेंट, ये एक हमेशा नियतांक। मतलब क्या, स्नेल के नियम के अनुसार कि दो माध्यम के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, ये हो गई आपतन कोण की ज्या आई, साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन आर, हम का अनुपात एक नियतांक होता है यदि आपतन कोण और अपवर्तन कोण, है ना, आपतन कोण आई हो और जो आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर हो, आपतन कोण ये आई भाई और ये अपवर्तन कोण कितना हो, आर हो, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू अ कांस्टेंट, एक नियतांक होगा। ठीक है, जैसा कि अपवर्तन परावर्तन पढ़ते ना कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो यहां बराबर बराबर नहीं होता भाई, यहां पे क्या होता है, साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इज अ कांस्टेंट। साइन एंगल ऑफ आपतित किरण आपतन कोण आई और साइन एंगल ऑफ अपवर्तित कोण दैट इज आर हमेशा ही क्या होंगे, एक कांस्टेंट, एक नियतांक। तो ये हो गया भाई हमारा क्या, स्नेल के अपवर्तन का नियम। अच्छा चलिए भाई बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न संख्या 4 के ऊपर, और चौथा जो प्रश्न है हमारा वो ये है, निम्नांकित चित्र में दर्शाए अनुसार एक प्रकाश की किरण माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है। भाई ये रहा माध्यम ए और ये रहा माध्यम बी में प्रवेश करती है। चित्र को देखकर बताइए कि कौन सा माध्यम अधिक सघन है तथा माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहां पे मुझे यह देखने को मिल रहा है कि यहां पर ये जो कोण है ये 60 डिग्री का है और ये जो कोण है ये 35 डिग्री का, लेकिन क्या ये दोनों ही कोण, क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, क्या ये आपतन कोण ये अपवर्तन कोण है? तो आप कहेंगे भैया नहीं, क्योंकि आपतन कोण ये है। क्यों? क्योंकि आपतन कोण क्या होता है भाई, ये रही मेरी आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना हुआ कोण, ये कोण है मेरा। तो चूंकि मुझे पता है कि यहां पे ये टोटल जो एंगल होगा, ये टोटल एंगल कितने का होगा भाई, ये टोटल होगा 90, है ना, ये टोटल कितना है 90, जिसमें से ये इतना सा पोर्शन सिर्फ और सिर्फ हो गया 60, तो ये बचा हुआ पोर्शन कितना होगा 30। वैसे ये 45 है तो ये बचा हुआ पोर्शन कितना हो गया 45। अब दिख रहा है कि आपतन कोण, है ना, आपतन कोण, आपतन कोण,
है ना, थीटा आई का जो मान है वो है 30 डिग्री, और जो अपवर्तन कोण है, जो अपना अपवर्तन कोण है थीटा आर, इसका मान दिख रहा है 45 डिग्री। तो आपको इससे क्या समझ में आ रहा है? तो आपको यहां पे दिख रहा होगा कि ये जो है ये अभिलंब से दूर जा रही है। ये अभिलंब से किधर जा रही है? दूर। अभिलंब से दूर जा रही है, इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो लाइट बीम है ए, ये जो लाइट बीम है उसमें जो ए है ये सघन है और वी जो है वो विरल है, क्योंकि विरल में लाइट बीम क्या होती है? दूर भाग जाती है। विरल में लाइट बीम क्या होती है? दूर भाग जाती है। तो ये विरल में चली गई भैया दूर। ठीक है, अब क्या करना है भाई? ये पता तो चल गया कि माध्यम ए जो है ये सघन है। अब अपने से ये पूछा गया है कि अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है भाई? अपवर्तनांक है ना, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। अपवर्तनांक क्या होती है भाई? तो ये होता है हमारा साइन आई अपॉन साइन आर के बराबर। ये बिल्कुल जो स्नेल्स लॉ में आया था कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू अ कांस्टेंट, तो वही नियतांक के बराबर अपवर्तनांक भी होता भाई, लेकिन वो दोनों अलग अलग चीजें। स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर बराबर एक नियतांक, और अपवर्तनांक का जो फॉर्मूला होता है ये भी यही होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। तो हमारे पास अब तो सब कुछ है ना, क्या? तो साइन आई की जगह पे कितना भाई? 30 डिग्री। अच्छा, साइन आर मतलब कितना भाई? साइन 45 डिग्री। अब ये आपको मैथमेटिक्स में एक टेबल के फॉर्म में आपने इसको याद कर रखा है, मैं तो वहीं से डेटा इन्फर कर रहा हूं भाई। क्या? साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। ठीक है, अब कैसे हल करते हैं? तो हल करने का तो बहुत आसान तरीका है, 1/2 को यहां रखिए, इसको अगर ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा? √2/1। मतलब ये कितना हो गया भाई? तो ये हमको देखने को मिल गया √2/2। ठीक है, कैंसिल करूंगा नहीं क्योंकि नीचे रूट हम कभी नहीं बनाते, तो √2/2 ये हो गया किसकी वैल्यू? इसकी अपवर्तनांक की। ये हो गई हमारी अपवर्तनांक। ये भी आसान सा है ना। इसमें आपको थोड़ा सा सिर्फ और सिर्फ मुश्किल ये लगा होगा ये वैल्यू याद रखना। तो वैल्यू भैया आपने मैथमेटिक्स में याद किया है, यहां पे नए सिरे से कुछ भी नहीं याद रखना। ये साइन कॉस टैन ये तीनों, और इन तीनों के लिए सारी वैल्यूज आपने याद की, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपके स्टार्ट हो चुकी है और ये वैल्यू आपको बहुत आसानी से याद भी है ना, एक टैबुलर फॉर्म में। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा अति लघु तरीका होता है यहां पे खत्म। हम बढ़ाएंगे अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, उत्तल लेंस में वस्तु के आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहां रखा जाना चाहिए? लेंस कौन सा भाई? उत्तल। तो जैसा कि हमने इस सेशन के प्रारंभ में ही दर्पण के लिए पढ़ा था कुछ प्री आइडेंटिफाइड लोकेशंस और उसके लिए कुछ इमेजेस, अब मैं आपको यहां पे सिखा देता हूं इस क्वेश्चन के माध्यम से, जिसमें सिर्फ एक केस मेरा आंसर है लेकिन पूरे को रिलेट कराता हूं ताकि आपको याद हो जाए उसके लिए कि भाई इसमें कितने प्री आइडेंटिफाइड लोकेशंस होंगे। तो एक आपको यहां दिख रहा है F1, एक यहां पे हो जाएगा आपको C1, उसी तरीके से इधर में आपको दिखता है F2 और एक होता है यहां पे C2। एक लोकेशन इधर इनफाइनाइट और एक लोकेशन इधर इनफाइनाइट। अब वस्तु को रखने के कितने पॉसिबल वेज हैं? तो पहला वस्तु इनफाइनाइट पे होगा, दूसरा वस्तु इन दोनों के इनफाइनाइट और C1 के बीच में, तीसरा कंडीशन है ये C पर ही हो, चौथा कंडीशन है C और F के बीच में, पांचवा कंडीशन है F पर ही, और छठवां कंडीशन जो है वो एक्सेप्शनल केस है, वो इन दोनों के बीच में। तो पहले के लिए जो प्रतिबिंब बनेगा वो नीचे की तरफ बनेगी और कहां बनेगी? F2 पर। अगला सेकंड के लिए जो इमेज बनेगी, सेकंड के लिए जो इमेज, वो सेकंड के लिए इमेज बनेगी F2 और C2 के बीच में। अगला C1 पे अगर रखेंगे तो बनेगी वो C2 पर, तीसरा, चौथा इंफिनिटी और C2 के बीच में, और पांचवा कहां भाई? तो पांचवा चली गई वही इंफिनिटी पे। पांचवा कहां चली गई? इंफिनिटी पे। कुछ यूं बनाओ तो मैं एक टेबल बनाता हूं ऑब्जेक्ट के लिए, यहां पे मैं बनाता हूं इमेज के लिए, यहां पे मैं बनाता हूं सीरियल ऑर्डर। तो यहां पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक, थोड़ी देर के लिए मैं इसको हटाता हूं ताकि मैं यहां पे क्लियरली लिख लूं, ये फोर्थ एंड फिफ्थ। अब देखिएगा जरा, अब बनाना है मुझे इसमें प्रतिबिंब। तो भाई ऑब्जेक्ट इस केस में, पहले केस में कहां है? इंफिनिटी पे। ये पहला केस क्या है? इंफिनिटी। दूसरा केस क्या है? इंफिनिटी और C1 के बीच में, तो ये दूसरा केस हो गया इंफिनिटी एंड C1 के बीच में। तीसरा केस कहां है भाई? C1 पर खुद ना, ये हो गया भैया C1 पे।
अगला केस भाई तो C1 और F1 के बीच में, ये देखिए 4 कहां लिखा है, C1 और F1 के बीच में, C1 एंड F1 के बीच में। अगला केस कहां भाई, F1 पर। बस खत्म बात। अब आपके इसके इमेजेस लिखनी है, तो इमेजेस के लिए कुछ मत कीजिए, यहां से उल्टे ऑर्डर में लिखिए, 5 4 3 2 1। बोलिए 1 नंबर पे क्या है, इनफाइनाइट, 1 नंबर पे इनफाइनाइट, 2 नंबर पे C1 इंफिनिटी। बस आपका यहां पे कर देना C2 एंड इंफिनिटी। यहां पे लिखा C1 तो यहां लिख दीजिए C2। ये क्या है, चौथा नंबर क्या है भाई, चौथा नंबर है ये F1 एंड F2 एंड C2। F1 है तो भैया F1 होगा, तो ये 5वां केस है F2। बस 1 की जगह 2 कर दिया, क्यों, क्योंकि जो प्रतिबिंब बनेंगे वो कहां बनेगा, राइट हैंड साइड पे। कैसा बनेगा, राइट हैंड साइड पे। चलिए एक केस बनाते भी हैं जो हमसे पूछा भी गया है। ये हो गया भाई, ये बन गई प्रतिबिंब। ये कहां रखी है वस्तु, तो देखिए ये वस्तु AB, ये वस्तु की हाइट है, रखी गई है ये वक्रता केंद्र पर, है ना। ये पोल हो गया इसका, मतलब ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये इसका हो गया भैया फोकस, मुख्य फोकस, और ये हो गया इसका क्या, C2। ये जो लोकेशन है ये C1, ये इसका F1, ये इसका F2। ठीक है, अब क्या हुआ भाई, तो AB हाइट की थी, ये भी बनेगी A' B' बिल्कुल सेम हाइट की। तो ये किधर बन रही है, राइट हैंड साइड पे ना, सारी इमेजेस किधर बनेगी, राइट हैंड साइड पे। इसीलिए इसमें क्या कर रहे हैं, ये हो गई इसके प्री आइडेंटिफाइड लोकेशन किधर, ऑब्जेक्ट की इनफाइनाइट, ऐसा मार्क कर सकते हैं भाई यहां पे बकायदा लिख करके, क्या इसको लिख लीजिए भाई, ये इनफाइनाइट, ये अगली लोकेशन क्या हो गई, सेंटर, और ये हो गया हमारा क्या, फोकस, और ये हो गया पोल। तो सबसे पहले इनफाइनाइट, दूसरा कंडीशन क्या होगा, ऑब्जेक्ट देखिए यहां पे इनफाइनाइट पे, दूसरा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और C1 के बीच में, इनफाइनाइट और C1 के बीच में, तीसरा क्या भाई C1 पे खुद, चौथा C1 और F1 के बीच में, फिर कहां F1 पे खुद, फिर F1 और O के बीच में, और O पर हम पहुंच नहीं सकते, मतलब ये लेंस को तोड़ करके अंदर घुसना पड़ेगा ऊपर। तो मतलब ये हो गई पूरी 5 केस। कौन सा केस है भाई, तो यहां पर इमेज की जो साइज है ना, इसके लिए भाई एक ऑर्डर है, सबसे पहले पॉइंट, फिर बनेगा कैसा, स्मॉल, है ना। सबसे पहले कैसा भाई, एक पॉइंट, पॉइंट मतलब बहुत ही छोटा, बिंदु आकार, पहला क्या हो गया बिंदु, दूसरा क्या हो जाएगा भाई, तो दूसरा बनेगा छोटा, तीसरा बनेगा बराबर, अगला क्या बनेगा भाई, तो अगला बनेगा बड़ा, और आखिरी बनेगा बहुत बड़ा। अब भैया हो गई, देखिए टेबल में से पूरी याद, एक ऑर्डर चल रहा ना, सबसे पहले एक बिंदु है, फिर छोटा है, फिर बराबर है, बड़ा है, बहुत बड़ा हो गया। तो कौन सा केस पूछा गया था यहाँ पे, उत्तल लेंस के वस्तु के आकार का ही वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहां रखा जाना चाहिए। तो भाई ये देखिए कौन सा केस दिख रहा है, मुझे तो ये दिख रहा है, ये देखिए C1 पर रखी है वस्तु को, प्रतिबिंब बनी है C2 पर, और कैसी बनी है, बराबर। ये रहा उसके लिए रे डायग्राम। ठीक है, ये आपको याद रख जाना है भैया, बिल्कुल टेबल एज इट इज। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको आंसर मिल गया होगा। अच्छा ये 2F जो कह रहे हैं ना, 2F वो यही है, C2 ही है ना, फोकस का डबल, ये 2F1 कह लूंगा। ठीक है, तो ये हो गया भाई हमारा, वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनेगी और बराबर बनेगी, है ना वस्तु से बड़ी और ना ही वस्तु से छोटी। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न। भैया अब क्या है, अति लघु उत्तरीय का कार्यक्रम हो गया खत्म, अब बढ़ते लघु उत्तरीय, मतलब अति लघु उत्तरीय से थोड़े से बड़े आ जाएंगे, यहां से 3 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएंगे। अल्टीमेटली देखा जाए तो 80 से लेकर के 100 शब्दों में लिखने का होता है, लेकिन साइंस की बात करते हैं ना, जब विज्ञान की बात करते हैं तो इसमें आंसर्स को जनरली क्या रहता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं, तो ऐसे वर्डिंग्स गिन नहीं पाते। अगर कोर थ्योरेटिकली आता है, जैसे आप लिटरेचर में लिखते हैं, तो जरूर वहां पे आपको वर्ड्स काउंट मायने रखते हैं। यहां पे वर्ड काउंट्स मायने नहीं रख रहे, क्योंकि यहां न्यूमेरिकल्स आ गए ना, हम सॉल्व कर दिया, आंसर मिल गया, बात खत्म हो गई, है ना। लेकिन अब इसमें भी एक चीज होता है कि आपको देखते से आंसर समझ में आ रहा है ना। जैसे वहां पे था कि भाई 10 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या, 10 सेंटीमीटर की है उसकी फोकस, तो वक्रता त्रिज्या बताइए, तो आप सीधे 20 लिख करके आंसर नहीं आ जाएंगे भाई, उसमें कैलकुलेशन पोर्शन आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक, चलिए तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब, बिंब मतलब क्या भाई, ऑब्जेक्ट, बिंब मतलब ऑब्जेक्ट, तो मतलब ये दे दिया गया क्या, HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या हो जाएगी, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई कितनी हो गई, तो 5 सेंटीमीटर। अच्छा, कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस के, है ना, कितना भाई, 10 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो ये हो गया आपका फोकस 10 सेंटीमीटर। फोकस हो गया भैया हमारा एफ से जिसको डिनोट करते हैं फोकस, ये हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर। नाउ अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, मतलब वस्तु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे तो यू से प्रदर्शित करते हैं भाई। ये किसके लिए होता है? वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी कितना हो गया भाई? तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर पे वस्तु रखी है। प्रकाश किरण आरेख जांचकर बनाने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। मतलब सबसे पहले तो भाई इसके लिए क्या करें हम? पहले तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब क्या ज्ञात करना है मुझे ज्ञात करना है v। क्या ज्ञात करना है? v। तो v अगर हमको ज्ञात हो जाएगा, है ना, v अगर हमको ज्ञात हो जाएगा तो यहां से हम बाकी की स्थितियां क्लियरली बता पाएंगे। तो चलिए भाई पहले अपन v निकाल लेते हैं। तो ये क्या है? तो ये जो है हमारा एक अभिसारी लेंस है ना। कौन सा लेंस है भाई? अभिसारी। अभिसारी का मतलब होता है कन्वर्जिंग, है ना, कन्वर्जेंट लेंस है भाई। कन्वर्जेंट लेंस का मतलब क्या होता है? आप कह सकते हैं, तो इसको कह सकते हैं उत्तल लेंस है ये हमारे पास क्या गिवन है? एक उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस के जरिए क्या काम करना है भाई? तो उत्तल लेंस है तो एक काम करता हूं, मैं लगाता हूं सबसे पहले तो यही एक फॉर्मूला मुझे आता है भाई, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। क्योंकि लेंस का तो यही सूत्र होता है। दर्पण होता तो ये प्लस हो जाता, दर्पण होता तो ये बीच का ये क्या होता है? ये प्लस हो जाता भाई। और लेंस है तो क्या है? लेंस है तो ये माइनस होगा। ठीक है, तो अब क्या कर दूं मैं? तो कुछ नहीं भाई, सारी वैल्यूज गिवन है, निकाल लेते हैं। मुझे क्या चाहिए यहां से? 1/f। f की जगह पे कितना गिवन है भाई? 10 सेंटीमीटर। f की जगह पे कितना? 10 सेंटीमीटर। तो एक और छोटा सा काम करते चले ना। छोटा सा काम क्या भाई? कि ये जो उत्तल लेंस के लिए फोकस होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव ऑफ 10, है ना। उत्तल लेंस के लिए कैसा? नेगेटिव ऑफ 10 या पॉजिटिव ऑफ 10। तो आप कहेंगे भैया ये होगा उत्तल लेंस है तो ये पॉजिटिव ऑफ 10, फोकस राइट हैंड साइड पे होगा। लेकिन वस्तु की दूरी कैसी होगी भाई? तो वस्तु की दूरी -25। ठीक, कैसे तय करते हैं? तो ये देखिए, ये हो गया, ये हमारा बन गया यहां पे u 25 और f 10। तो देखिए u हो गया हमारा क्या? ये f हो गया 10, और ये अगर 10 हुआ तो वक्रता केंद्र, है ना, मतलब अगर C की बात करता हूं या फिर 2f की बात करें तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 10, तो ये हो गया 20। तो ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा? तो ऑब्जेक्ट यहां रखा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है? 25। ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है? 25। तो इससे भी हम बहुत कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। ये हो गई यहां से यहां तक क्या? ऑब्जेक्ट की दूरी u बराबर 25, और यहां से यहां तक जो फोकस है ना, फोकस की जो दूरी ये वाली जो लेंथ है ये कितनी? ये 10। ये यहां से यहां तक 10, यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी? तो ये कहूंगा ये हो जाएगी 20। कैसे पता चला मुझे ये 10 और ये 20? तो मुझे इसलिए पता चला क्योंकि 2f होता है हमारा, 2f के बराबर होता है सेंटर। अब वस्तु की स्थिति कहां हो गई? इन्फिनिटी, और वस्तु की स्थिति हो गई हमारी इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में। तो इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में होगी वस्तु, तो प्रतिबिंब कहां बनेगी? तो प्रतिबिंब जो बनेगी उसके लिए मैं ड्रॉ कर देता हूं। प्रतिबिंब के बनने के लिए ये हो गई हमारी, यहां पे आई, ये बन गई प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की जो स्थिति हो जाएगी ये हो गया फोकस, और यहां कहीं पे होगा हमारा क्या? C डैश F डैश, है ना, यहां कहीं पे होगा। मतलब क्या हो गया भाई? ये बनेगी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जो बनेगी ये बनेगी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बनेगी कहां? तो प्रतिबिंब बन गई हमारी F और C के बीच। ठीक है, F और C के बीच। ये मैं जो C लिख रहा हूं ना, इसको 2F डैश से भी जाना जाता है भाई, ये 2F डैश से, और यहां पे सिर्फ C लिखा है तो ये सिर्फ 2F से भी लिख सकते। तो F और C के बीच, मतलब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बनेगी हमारी प्रतिबिंब। अच्छा, कैसी बनेगी भाई? तो प्रतिबिंब छोटी बनेगी, छोटी बनेगी, है ना। प्रतिबिंब F और C के बीच में बनेगी। कैसी बनेगी? तो प्रतिबिंब छोटी बनेगी। और कैसी बनेगी? तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगी। और क्या कहूं? तो वास्तविक है तो भैया प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन मैं किस बेसिस पे बना रहा हूं? क्योंकि अभी जस्ट मैंने एक टेबल आपको दिखाया, उस टेबल में मैंने कहा था कि इंफिनिटी और C के बीच में हो तो इमेज बनती है फोकस और C के बीच में। और कैसी बनेगी भाई? तो छोटी बनेगी। कैसी होगी? वास्तविक और उल्टा होगा। मैं इसके बेसिस पे आपको पूरे आंसर करके आ गया। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे इसके नंबर्स निकाल के ले आने।
तो नंबर्स के भी जरिए करेंगे तो हमको यही रिजल्ट मिलना चाहिए। तो चलिए नंबर्स रखता हूं मैं। नंबर्स रखते समय क्या करना भाई, तो 1/f, f मतलब ये हो गया 10 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, u मतलब कितना माइनस ऑफ 25, तो 1/-25 इसको इधर भेजेंगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1/10 माइनस, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस बराबर 1/v। अब क्या करें, तो अपन ले लेते हैं यहां पे एलसीएम, कितना 50, तो 10×5 = 50, 25 दूनी 1/v, मतलब 1/v इज इक्वल टू कितना आ गया 50/3, 50/3, 3 से काट देते हैं इसको, 3 से काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा भाई, तो ये 3 से पहले तो ये कट जाएगा 3 से एक बार में ही, 2 बचा 20, मतलब कितना हो गया भाई 16 से 6 से काटते हैं, है ना, 6 से काटेंगे 18, 2 बचेगा 20, मतलब 16.66, ठीक है, कितना आ जाएगा ये 16.66, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारा, ये रेसिप्रोकल ले लिया भाई, v = 16.66, कैसे किया, तो ये यहां से आया क्या भाई 3/50, दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेना पड़ता है, तो v = कितना आ गया भाई 16.66, है ना। आंसर्स किस में चल रहा है सेंटीमीटर में, तो ये भी आंसर किस में हो गया सेंटीमीटर में। ये हो गई हमारी किसकी प्रतिबिंब की दूरी। अब आप मिलाकर के देख लीजिए, यहां से यहां तक इसकी दूरी बताएंगे, ये फोकस से यहां तक इसकी दूरी, ये दूरी कितनी है, ये दूरी है 10, ये दूरी है कितनी 10, और ये जो सेंटर है, ये सेंटर से ये वाली दूरी कितनी होगी, ये होगी 20, और मेरा प्रतिबिंब कितना आ रहा है, मेरा प्रतिबिंब आ रहा है ये 16.66, मतलब ये क्या, ये फोकस और इसके बीच में ही आ गया ना 16, ये हो गई पूरी 20, ये हो गई 10, तो इसके बीच में आना, तो 16 जो है फोकस और 2f के बीच में आ रहा है, ये आंसर से भी हमारा हो गया वेरीफाइड। अब भाई अगली बात क्या कह रहे हैं, तो अगली बात कह रहे हैं कि भाई प्रतिबिंब की स्थिति बता दी, साइज तथा प्रकृति। तो देखिए प्रकृति तो हमने लिख दी है भाई, प्रकृति वहां पे लिख गई कैसी, छोटी बन रही है, वास्तविक बन रही है उल्टा, मतलब वास्तविक और उल्टा जो है ये इसकी प्रकृति तो हो गई। अब हमको बनाना है क्या, किरण आरेख तो भी बन चुका है, अब मुझे क्या बनाना है भाई, निकालना है इसमें आवर्धन। क्या निकालना है, आवर्धन। तो चलिए निकाल लेते हैं आवर्धन। आवर्धन का मतलब क्या भाई, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के लिए आपको याद करना है मियो मतलब क्या, m = I/O, m = I/O। तो I मतलब क्या, इमेज, O मतलब ऑब्जेक्ट। अब इमेज से आपको ये याद रखने का तरीका है, सिर्फ इमेज से मतलब क्या है यहां पे भाई, कि जो डिस्टेंस है उसकी, मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं भाई मैग्निफिकेशन m = क्या हो जाएगा भाई, तो इमेज यानी v/u, या यूं कहूं कि यही चीज हो जाएगी क्या, तो ये हो जाएगी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां पे गिवन है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, v और u आ चुका है, तो रखते हैं ना, कितना v की वैल्यू है ये 16.66, u की वैल्यू यहां पर गिवन है कितना भाई 25, ये हो गया हमारा -25 बराबर। अच्छा ये प्लस में आया है ना, मतलब राइट हैंड साइड में, प्लस में आया मतलब राइट हैंड साइड में, ये भी क्लियर है। u की वैल्यू साइन कन्वेंशन से आगे मेरी -25। अब hi निकालना और ho दिया हुआ है, तो hi/ho ऑब्जेक्ट कितनी 5 सेंटीमीटर। अब आप यहां पर बताएंगे ऑब्जेक्ट है कहां, ऊपर ना, ऑब्जेक्ट है ऊपर साइड में, ऊपर होगा तो पॉजिटिव ही आएगा। अब क्या करें, तो कुछ नहीं भैया, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, आंसर मिल जाएगा। hi = 16.66 अपॉन, माइनस लगा देता हूं मैं, 25 × 25, अच्छा ये 5 तो ऊपर ही चला जाएगा, ठीक है ना, ये 5 जो है 16.66 के साथ में 5, और ये आ गया इसके साथ, तो अब काट देते भाई, काट दीजिए, 5 से कट जाएगा ये, ठीक है 25। अब इसको 5 से अगर काट देता हूं मैं, तो मुझे जो हाइट ऑफ इमेज देखने को मिलेगी, ये मिलेगी 5 से कट गए 3 बार में 15, है ना, डेसिमल की जगह पे डेसिमल आ गया, फिर कौन आ जाएगा भाई, तो 15 बचा, एक बचा ऊपर से 6, मतलब ये 5, मतलब 3, मतलब ये कितना गया 3.33 सेंटीमीटर। अब एक काम कर लेते हैं, देख लेते हैं जरा, वस्तु की हाइट कितनी थी 5 सेंटीमीटर, और जो इमेज की प्रतिबिंब की हाइट आई वो कितनी आई 3.33 सेंटीमीटर, तो छोटी बन गई, प्रतिबिंब कैसी बन गई, छोटी बन गई, है ना। और पॉजिटिव मतलब ये जो है ये नेगेटिव वैल्यू आने का मतलब,
यहां पे जो नेगेटिव आई है, ये नेगेटिव साइन मुझे बता रही है, ये देखेंगे ना, ये माइनस तो रह जाएगा, ये माइनस साइन मुझे इस बात को इंडिकेट कर रही है कि ये जो प्रतिबिंब बनी है वो किधर बनी है, नीचे। कैसी बनी है, छोटी बनी। कहां है, तो एफ और सी के बीच में, क्योंकि 16.66 आई थी। यानी जो हमने वो टेबल बनाया था, जो ये आंसर लेकर के आए, ये पूरा वेरीफाई हो चुका है भाई। ठीक है, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट रखिए और इसको ध्यान में रखेंगे भाई, इस प्रकार के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे। और इनको बताने के हमारे पास दो तरीके हैं कि भाई हमने जो किया वो सही किया या नहीं। एक तो वो टेबल से क्रॉस चेक, और एक ये पूरा कैलकुलेट करके फाइनल रिजल्ट। चलिए, तो आई होप कि आप इसके स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। मैं बढ़ता हूं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 के ऊपर। दूसरा जो प्रश्न है वो कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस है ना, किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। तो चलिए डेटा लिखते चलते ताकि हमको समझ में आए। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस, तो भाई ये हो गया मेरा फोकस 15 सेंटीमीटर। अब चूंकि ये क्या है भाई, ये अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस को मैं जरा ड्रॉ कर देता हूं। अवतल लेंस ऐसा बनता भाई, अवतल लेंस ये बनेगा, मतलब यहां से जो लाइट बीम आएगी ये क्या हो जाएगी, ये दूर भाग जाएगी। मतलब फोकस जो होगा, इसका मुख्य फोकस जो होता है वो किधर होता है, लेफ्ट हैंड साइड में। ये आप देखिए, ये ऑप्टिकल सेंटर ये है, इससे लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये जो इस पे साइन में यूटिलाइज करूंगा वो क्या होगा, माइनस। क्यों होगा भैया माइनस, क्योंकि लेफ्ट साइड में फोकस। ठीक, डन। किसी बिंब का प्रतिबिंब है ना, किसी ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी, मतलब v दिया हुआ मुझे 10 सेंटीमीटर। अच्छा, इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो भी किधर बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड में। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो किधर बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड में। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, मतलब u की बात करना चाह रहे, u आप एक्सप्लेन कर दिए। अब इससे सस्ता क्वेश्चन क्या होगा भाई, हो गया ना 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, लेंस है तो माइनस 1/u। मुझे क्या चाहिए भाई, 1/u। तो एक काम करिए, इसको इधर ले आते, इसको उधर भेजते। 1/u इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/f, है ना। ये ले आना था तो इसको लेफ्ट में ले आ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहें तो नंबर रख के तब ले आइए। 1/v की जगह क्या रखेंगे, -10। ये हो गया भैया -10, माइनस 1/- ऑफ कितना, 15। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो 1/-10 प्लस 1/15। अब क्या करें भाई, तो अपन ले लेते हैं 1/u इज इक्वल्स टू एलसीएम 15 और 10 का 30 ले लेते है ना, 30 हो गया भैया इसका एलसीएम। तो ये कितना होगा, 10 दिया 30 -3 प्लस का कितना भाई 2, तो 1/u इज इक्वल्स टू आ गया -1/30। अब दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, मतलब u इक्वल्स टू आ गया -30। इससे क्या साबित होता भाई, -30 से, है ना, ये सेंटीमीटर में था तो इसको भी सेंटीमीटर लिखता हूं। माइनस से क्या मतलब, तो माइनस से मतलब कि ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, लेफ्ट हैंड साइड में। ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा भाई, लेफ्ट हैंड साइड में। इसकी इमेज कहां बन रही है, लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, और इसका फोकस जो होता है ये भी लेफ्ट हैंड साइड में ही होता है। तो चलिए भाई इसका भी स्क्रीनशॉट रखिए। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला थर्ड क्वेश्चन जो है, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के, चलिए इसके लिए भी रखते हुए 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, लंबाई मतलब क्या भाई, तो ये दिया है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के, मतलब जो r दिया गया है वो दे दिया गया 30 सेंटीमीटर, उत्तल दर्पण के सामने, है ना, दर्पण है भैया उत्तल। चलिए ये साइन कन्वेंशन चेंज करेगा, इसलिए अपन अभी थोड़ी देर के लिए इसको हाईलाइट करते हैं और रुकते के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया, मतलब u की वैल्यू दे दी गई भैया 20 सेंटीमीटर। अच्छा, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। लेकिन है क्या यहां पे, तो उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण होता तो बड़ा ही आसान से था भैया, वो 6 केसेस में से एक केस बन जाता, हो जाता का। तो ये भी कोई टफ नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। क्या होता है जब अपन बात करते हैं कि इसकी उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण में जो कंडीशंस बनती है वो ये बनती है कि बाहरी साइड से रिफ्लेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट को तो भैया आपको इधर ही रखना पड़ेगा, मतलब जो आपका u है वो तो यही रहने वाला है। लेकिन जो आपका ये घुमाव है ये राइट हैंड साइड में है, मतलब केंद्र इधर होगा और फोकस भी इधर। अब दर्पण के पीछे फोकस और दर्पण के पीछे केंद्र होने का मतलब होता है कि ये दोनों आभासी रूप में होंगे और पॉजिटिव होंगे। u अकेला कैसा होगा भाई, तो u अकेला नेगेटिव। r दिया है, f नहीं दिया, तो f निकालने का तरीका क्या है, तो मुझे पता है f इज इक्वल्स टू होता है r/2।
तो रख दीजिए आर कितना 30, 2 मतलब कितना 15 सेंटीमीटर। भाई सेंटीमीटर में दिया तो मैं भी सभी वैल्यू सेंटीमीटर में लेके चलूंगा। एफ कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। और कैसा पॉजिटिव, क्योंकि राइट हैंड साइड में है। जो भी चीजें मुझे दाहिने मिलेगी सब पॉजिटिव, जो बाएं मिलेगी वो नेगेटिव। अब भाई क्या करना है, अब निकाल देना है मुझे। क्या पहले तो स्थिति निकालते हैं, मतलब मैं निकाल देता हूं वी। तो मुझे पता है 1/f इज इक्वल्स टू होता है क्या 1/v प्लस 1/u, क्योंकि भाई ये दर्पण के सूत्र में प्लस और लेंस के सूत्र में u माइनस। चलिए तो इसमें रख दीजिए वैल्यूज, क्या क्या गिवन है भाई। तो 1/f मतलब 1/15 बराबर 1/v निकालना है, प्लस 1/u मतलब 1/-20। अब क्या करें, माइनस वाले को इधर ले आ देते हैं, तो कितना हो जाएगा भाई 1/v इज इक्वल्स टू 1/15 प्लस 1/20, है ना। ये इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। अब क्या करें भाई, तो फिर से एलसीएम, है ना। मेरे हिसाब से इस बार 60 ले लिया जाए एलसीएम। तो ये 15 चौके 60 प्लस 20 तिया 60, मतलब कितना हो गया भाई। तो ये मुझे देखने को मिल रहा है कि ये मुझे मिल गया 4 3 7/60, ठीक है। ये निकल गई 1/v। तो 1/v ये आया, v कितना हो जाएगा, तो v भी कैलकुलेट कर लेते भाई। v इज इक्वल्स टू हो गया 60/7। 7 से इसको कैंसिल करते, है ना। तो कितना होता है भाई, 7 से कैंसिल करेंगे तो 7 7 49, 7 7 8 8 7 56, ठीक है 56, मतलब 8 बार में चला जाएगा, 56 बचेगा, 40 बचेगा। 40 मतलब क्या भाई, पॉइंट लगा देता हूं, 7 5 35 यानी 8.5, ठीक है। तो v आ गया मेरा कितना भाई 8.5, वो भी किसका आया प्लस का, किसका प्लस का। इससे क्या साबित होता है भाई, तो इससे यह साबित होता है कि जो प्रतिबिंब बनने वाली है वो बनने वाली है दाहिने तरफ। प्रतिबिंब किधर बनेगी, दाहिने तरफ। तो यहां पे प्लस आने का मतलब है पॉजिटिव का मतलब होगा, पॉजिटिव का मतलब कि प्रतिबिंब जो बनेगी वो दर्पण के पीछे है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब होगी, प्रतिबिंब होगी। अब दर्पण के पीछे अगर प्रतिबिंब होगी तो इसका मतलब है क्या हो जाएगी, आभासी। कैसी प्रतिबिंब हो जाएगी भाई, ये आभासी प्रतिबिंब हो जाएगी, क्योंकि यहां से आने वाली जो लाइट बीम होगी वो क्या होगी, ऐसे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है। तो कैसी होगी, आभासी हो जाएगी। तो मुझे यहां से पता चल गया भाई कि ये आभासी हो गई। और ये अब मुझे क्या चाहिए भाई, साइज। साइज मतलब क्या, आवर्धन m। m बराबर आपको अभी सिखाया था क्या होता है भाई I/O, मतलब क्या HI/HO बराबर क्या लिखेंगे, तो बराबर होता है हमारा V/U माइनस साइन के साथ, ठीक है। अब क्या कर दे, तो सभी वैल्यूज गिवन है, जरा रख देते हैं, आंसर देख लेते हैं। मुझे HO पता है ना, HI जो है मुझे निकालना है, तो क्या कर दूं मैं, HI/5 HO इज इक्वल्स टू V/U। V कितना भाई, तो ये आ गया 8.5/U कितना है, तो U की वैल्यू ये गिवन है 20, तो यहां पे आ गई भैया 20। अब क्या करें, तो देखिए HI बराबर तिर्यक गुणा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 8.5 इंटू 5 अपॉन में कितना आ जाएगा, 8.5 इंटू 5 अपॉन में 20। अब इसको काटिए तो 5 से कितने बार में, 4 बार में, और 4 से इसको काटिए तो 4 दूनी 8, दशमलव था तो वहीं के वहीं दशमलव रख दिया, है ना। अब क्या होगा, ऊपर से आएगा 5, 5 मतलब एक बार में जाएगा, ठीक है, एक बार में जाएगा यानी बचेगा 10, यानी 2 बार में। और तो ये कितना आ गया भाई आवर्धन, इसको देखने को HI, सॉरी ये जो HI मिली मुझे, हाइट ऑफ इमेज जो मिली वो कितनी मिली 2.12 सेंटीमीटर। अब कैसी बनी है, तो देखिए ये 5 सेंटीमीटर का था, वो 2.2, मतलब ये कैसी बनी, छोटी, आभासी। और यहीं पे लिख देता हूं मैं कैसे इमेज, छोटी। आभासी तो बनेगी, छोटी बनेगी, ठीक है, आभासी छोटी। और एक चीज क्या लिख सकते हैं, तो सीधा। प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है भाई, है ना, उल्टी प्रतिबिंब नहीं बनती। चलिए तो सारी इंफॉर्मेशन मेरे को देखने को मिल गई यहां से, ठीक है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट रखिए, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक मोटरसाइकिल में पीछे का दृश्य देखने के लिए 5 मीटर की वक्रता त्रिज्या का उत्तल दर्पण लगा हुआ है। अच्छा, आप ऐसा कहेंगे कि भाई ये 5 मीटर का वक्रता त्रिज्या वाला लगा दर्पण तो इतनी छोटी सी लगी होती है बाइक में, तो ये कैसे होता है, तो भाई वक्रता त्रिज्या की बात कर रहे हैं,
है ना, ये गोलीय दर्पण है। गोला तो बहुत बड़ा सा होगा, क्योंकि हम ऐसा टच करते तो हमको वो गोल दिखता है क्या, नहीं दिख पाता ना, मतलब उसकी त्रिज्या बहुत बड़ी होगी। जैसा कि पृथ्वी की त्रिज्या बहुत बड़ी, तो हमको कैसी दिखती है, पृथ्वी समतल दिखती है ना। वही एक बॉल लेकर के ये छोटा सा, उसकी त्रिज्या कम है तो आपको वो कर्व्ड घूमी हुई दिखती है। उसी प्रकार बहुत बड़े रेडियस के होते भैया ये सारे दर्पण, इसलिए हमको ऐसा टच करते से ऐसा घुमावदार ऐसा फील नहीं आता। हम डायग्राम ऐसा बनाते हैं ना, ऐसा कर्व्ड, लेकिन जब हम टच करते हैं ऐसे दर्पणों को तो ऐसा फील नहीं आता कि ये ऐसे कर्व्ड है। ठीक है ना, उसका कारण क्या होता है, वक्रता त्रिज्या बहुत ज्यादा होती है। तो चलिए, एक मोटरसाइकिल में पीछे का दृश्य देखने के लिए 5 मीटर की वक्रता त्रिज्या का उत्तल दर्पण लगा हुआ है। मतलब हमको वक्रता त्रिज्या दे दिया गया कितना भाई, 5 मीटर। अच्छा, पीछे से आ रही दूसरी मोटरसाइकिल जो 5 मीटर की दूरी पर है ना, जो डिस्टेंस है दोनों बाइकों के बीच की वो भी है कितनी भैया, वो भी है 5 मीटर। ओके, उसके प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति व साइज ज्ञात करें। तो देखिए, चूंकि मोटरसाइकिल मतलब जो वस्तु है वो दर्पण से एक निश्चित दूरी पे है, अतः मोटरसाइकिल का सीधा, आभासी और आकार में छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के द्वारा ध्रुव तथा फोकस के बीच में प्राप्त होगा। ठीक है, कैसे हो रहा है, तो चलिए, ये तो हमने थ्योरी के बेसिस पे कर लिया। थ्योरी के बेसिस में मतलब क्या भाई, हमने उत्तल दर्पण देखा, उत्तल दर्पण के अकॉर्डिंगली हमने इसको अरेंज कर लिया, है ना, जो टेबल बनाई थी उसके अकॉर्डिंग। निकाल के देख लेते हैं। तो निकालने से मुझे क्या पता चल रहा है भाई, ये जो डिस्टेंस दोनों के बीच में दिया है ना, यही हो जाता है मेरा क्या, u। ये हो गया मेरा 5 मीटर। ये यहां पे r दिया है तो ये कितना हो जाएगा भाई, 5/2, मतलब कितना, 2.5 मीटर। ये निकल गया मेरा फोकस। ये त्रिज्या था तो फोकस निकल गया। दूरी मतलब एक मोटरसाइकिल से दूसरे मोटरसाइकिल के बीच की जो दूरी है वही तो वस्तु है ना, तो ये u हो गया और f हो गया। अब मुझे निकालना है क्या भाई, मुझे निकालना है v। अब तो आसान हो गया। अब चूंकि उत्तल दर्पण है तो u तो हो जाएगा नेगेटिव का, लेकिन v रहने वाला पॉजिटिव का। फॉर्मूला लगाते हैं और काम करते हैं भाई। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। दर्पण है तो मुझे चाहिए 1/v। 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। चलिए, 1/f मतलब कितना, 2.5 माइनस 1/u का मतलब कितना, तो भैया 1/ माइनस का 5। अब इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस। अच्छा, अब कर देता हूं मैं एलसीएम, कितना, 5। 2.5 से 2 बार में कट जाएगा 5। ये माइनस और माइनस हो चुका है, प्लस 5 से कितने बार में, 1। तो ये कितना हो गया भाई, 3/5। ये हो गया 1/v। तो आपको यहां से दिख रहा होगा v कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/3। 3 से काटिए, 3 एकम 3 है ना, 2 20 दशमलव लगाता हूं, 2 20 मतलब 6 बार में कट जाएगा, फिर ये चलता जाएगा। तो v हो गया भैया 1.6 मीटर। ये मुझे निकल के आ गया 1.6 मीटर। अच्छा, v निकल गया है ना, u आपको पता है, ठीक है, तो m निकाल देता हूं मैं, है ना, यहां पर निकालता हूं m इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई, तो v अपॉन u माइनस का। तो v की वैल्यू कितनी, 1.6 अपॉन m कितना, सॉरी u कितना, तो u आपको दिख रहा -5। ठीक है, और एक माइनस पहले से भी है फॉर्मूले में। अल्टीमेटली ये हो गया भाई 1.6/5। अब आप मुझे यहां से देख करके बताएंगे तो आपको ये तो समझ में आ रहा है ना कि ये जो नंबर है नीचे का बड़ा है ऊपर का छोटा है, तो ये m जो है ये लेस देन 1 है। m जो आएगा वो 1 से छोटा ही आएगा भाई। 5 से इसको विभाजित करूंगा तो ये छोटा ही आएगा ना। चलिए, मतलब 0 समथिंग से शुरू हो जाएगा। कैसा, इसको करके देख लेते हैं। इसको हटाइए, इससे करिए तो 5 से पहले ही तो पॉइंट लग जाएगा, है ना, पहले ही पॉइंट आ गया। और कितना हो जाएगा, 5 दिया 15, 0.3। तो ये 1 से छोटा हो गया ना, 1 से छोटा हो गया मतलब क्या, जो आकार में बनेगा प्रतिबिंब वो छोटा बनेगा और उत्तल दर्पण के फोकस और इसके बीच में प्राप्त हो जाएगा। सीधा होता ही है, जब आभासी होगा तो सीधा हो गया, तो साथ में ही चिपक के आते। स्थिति क्या होगी, तो ये 1.6। कैसे पता चल रही है, तो ये देखिए v कैसा आ रहा है भाई, v पॉजिटिव आ रहा है। v पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, आभासी और सीधा। ठीक है, ये आभासी और सीधा हो गया। ठीक, चलिए, तो ये हमें समझ में आ चुका है भाई प्रश्न संख्या 4। और इसी तरीके का एक और क्वेश्चन हमको देखने को मिला था, वो भी ठीक है ना। चलिए, यहां पे मेनली था वो मैग्निफिकेशन जो है, वहां पे हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दिया था, वस्तु और प्रतिबिंब की ऊंचाई नहीं दी गई थी। उस स्थिति में हम मैग्निफिकेशन कैसे ज्ञात करते हैं भाई, तो अगर m का जो आवर्धन है उसका मान अगर 1 से बड़ा आता है तो बड़ी बन रही इमेज, आवर्धन का मान 1 से छोटा आ रहा है तो छोटी हो रही इमेज,
और m के का मान 1 के बराबर आ रही, मतलब सेम साइज की बन रही है ना। ऐसा m इज लेस देन 1, इसका मतलब क्या होता है भाई, छोटा। m इज इक्वल्स टू 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बराबर। एंड m इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बड़ा, है ना। इससे भी याद रखेंगे। और मैग्निफिकेशन के लिए तो याद करा ही रहा हूं, मियो m इक्वल्स टू आई अपॉन ओ। तो ये हो गया भाई। बढ़ जाता हूं मैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5। एक अवतल दर्पण से फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचिए तथा प्रतिबिंब की प्रकृति और उसका आकार बताइए। भाई ये इसके लिए अब दोबारा से मैं मेहनत नहीं करने वाला, क्योंकि आपको ये पूरी टेबल ही याद करा रखी है ना, बिल्कुल फिंगर टिप्स में ये पूरी टेबल याद है। क्या हो जाएगा भाई, तो ये पोजीशन आ गई है, सेंटर और फोकस के बीच में रख दिया ऑब्जेक्ट, तो इमेज बनेगा सेंटर और इंफिनिटी के बीच में। ठीक है, कहां, सेंटर और जो इंफिनिटी है उसके बीच में। तो जब सेंटर और इंफिनिटी के बीच में बनेगा तो वस्तु की प्रतिबिंब कैसी होगी भाई, बड़ी बनेगी। और कैसी बनेगी, वास्तविक बनेगी। मतलब बड़ी हो गई, वास्तविक हो गई और उल्टा, बड़ी बनी, वास्तविक बनी और उल्टा बनेगी। ठीक है ना, ये टेबल से चल देंगे। तो एक अवतल दर्पण से फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक वस्तु से बड़ा तथा उल्टा बनती है। ठीक है, ये भी आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए तो बढ़ता हूं मैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 6। उत्तल दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच स्थित एक वस्तु, है ना, के बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति को आवश्यक किरण आरेख से दर्शाइए। भाई उत्तल दर्पण है और वस्तु ये रखी हुई है। अब इससे बनने वाले प्रतिबिंब की बात करिए। तो जब उत्तल दर्पण की हम बात करते हैं तो उत्तल दर्पण कैसा होता है भाई, ये डाइवर्जेंट टाइप होता है ना। ये क्या कहता है भाई, जो प्रकाश की किरण आएगी उसको फैला देगा। तो ये वस्तु हो गई हमारी ए बी, ये ए बी हमारी क्या होगी, वस्तु। यहां से दो प्रकाश की किरणें चलती है, जैसा कि हम हर किसी केस में यही ड्रॉ करते हैं। एक प्रकाश किरण क्या होती है भाई, तो एक प्रकाश किरण हमेशा ही वक्रता केंद्र से होकर के जाती है। ये हमने ले गए, ये चली गई हमारी वक्रता केंद्र से। ठीक है, वक्रता केंद्र पे जाने वाली लाइट भी में कोई बेंडिंग कुछ भी नहीं होता, क्योंकि 90 डिग्री पे आपतन होगा तो परावर्तन भी 90 पे ही हो जाएगा। मतलब ये प्रकाश किरण इसी पे गई और इसी पे वापस आ गई। कहां से, यहीं से वापस आ गई। ये जो आगे मैंने जो डॉटेड करके बनाया ये यहां तक तो जाएगी ही नहीं, किंतु हमें आभासी रूप से प्रतीत होगी कि ये प्रकाश किरण यहां से आ रही, कहां से, केंद्र से। अब एक और किरण चलती है इसी के साथ में, और वो किरण हमेशा ही चलेगी कहां, इसके प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के लंब पैरेलल, समांतर, और यहां से जाने के बाद ये बाहर की दिशा में मुड़ गई। अब चूंकि मुझे, या मैं यूं कहूं व्यूअर को, वो क्या प्रतीत होगी कि ये कहीं पीछे से चल करके आ रही है। अब पीछे से जिस जगह पे जाके काटेगी उसी को आभासी रूप में कहते हैं फोकस। तो ये हो गया भैया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। अब जो लाइट बीम आती है वक्रता केंद्र की तरफ और जो फोकस की तरफ, दोनों के इंटरसेक्शन से, दोनों के जो क्रॉस सेक्शन होगा, जहां दोनों एक दूसरे को काटती है, वहीं बनता है प्रतिबिंब। तो ये बन गया भैया प्रतिबिंब। ये है ना दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये हो गया हमारा ए डैश बी डैश। यहां पे वस्तु क्या थी, ए बी, इमेज क्या बन गई इसकी, ए डैश बी डैश। अब आप देखिए कैसी बनी है, ये हाइट की वस्तु है, ये बनी है प्रतिबिंब इसकी छोटी, है ना। मतलब वस्तु से कैसी बनेगी, छोटी। बनी कहां, दर्पण के पीछे, मतलब हो गई आभासी। आभासी होगी तो हमेशा कैसी होगी, सीधा, सीधा और आभासी। ठीक है, चलिए तो हम देख लेते भाई कि वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, हर एक केस में। अवतल दर्पण में तो हमने 6 केसेस पढ़े, लेकिन उत्तल में नहीं। उत्तल में हमेशा ही कैसा होगा, आभासी और सीधा। वस्तु से छोटा तथा दर्पण के पीछे, वस्तु से छोटा और दर्पण के पीछे। अच्छा, दर्पण के ध्रुव व फोकस के बीच में, है ना, ध्रुव और फोकस के बीच में बनी है भाई, दिख रहा होगा ये P और F के बीच में। अच्छा, चित्र में उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु ए बी के प्रतिबिंब का बनना दिखाया गया है। वस्तु बी के सिरे से, है ना, जो हाई टॉप व्यू ही बनाते भाई, सिर्फ टॉप, बेस तो इसी पे रखा हुआ है, ए यहीं पे रखा हुआ है, बी के लिए सिर्फ बन रहा है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरण बीडी से अपवर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, अच्छा, यहां से आती हुई ये क्या होती है, प्रतीत होती है। दूसरी किरण बी एम मतलब क्या भाई, ये बी से एम की तरफ जो चल रही है। ठीक है,
वक्रता केंद्र से सीधी दर्पण पर आपतित होती है तथा परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर लौट आती है। ये यहां से गई और यहीं से टकरा करके वापस आ गई। ठीक है, ये दोनों परावर्तित किरणें बिंदु बी डैश से आती हुई प्रतीत होती हैं, जो कि बिंदु बी का प्रतिबिंब है, जो वहां से बी डैश से आती हुई ऐसा दिख रहा है कि बी डैश से ये दोनों किरणें ऐसा निकल रही हैं, तो इसीलिए कहते हैं भैया कि वो क्या है, वो हमारा प्रतिबिंब है। बिंदु बी डैश से मुख्य अक्ष पर खींचा गया अभिलंब ए डैश बी डैश, ये जो अभिलंब खींचा गया ए डैश बी डैश, यही ए बी का संपूर्ण प्रतिबिंब है। यह प्रतिबिंब फोकस व ध्रुव के बीच आभासी, सीधा व वस्तु से छोटा बनता है। आभासी, सीधा व वस्तु से छोटा बनता। भाई ये केस, ये कंडीशन तो हमको पहले से आती है, सिर्फ और सिर्फ हम। चलिए भाई, तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारा प्रश्न है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है? उत्तल दर्पण के दो व्यवहारिक उपयोग लिखे। मतलब प्रतिबिंब कैसा बनता है दर्पण में, और इसके दो यूसेस की बात। तो सबसे पहले तो भाई उत्तल दर्पण पे जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा ही बनता है कैसा भाई, सीधा व छोटा। सीधा बनता है और छोटा बनता है, और सीधा बन रहा है, छोटा बन रहा है, तो कहां बनेगा? दर्पण के पीछे, है ना, दर्पण के पीछे। मतलब ये हमेशा ही कैसा हो जाएगा भाई, ये आभासी। ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये कैसा बनेगा? आभासी। परंतु इनका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है। दृष्टि क्षेत्र मतलब बहुत ज्यादा एरिया को दिखा सकते हैं ये, है ना, ज्यादा एरिया को ये दिखा सकते हैं। इसी कारण से इसका क्या करते हैं भाई, सड़क अथवा गलियों में लगे लैंप में उत्तल दर्पण लगाए जाते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण अपसारी होता है। अतः बाजारों व गलियों में जो लगाए जाते हैं वो इसी के जरिए क्या करा जाएगा भाई, जो भी लैंप लगाया जाएगा, ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा लाइट बीम को फैलाने के काम में आते हैं, है ना। जो लैंप्स लगे होते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा जो बैकग्राउंड में ऐसा बल्ब जो जलता है उसके पीछे एक पीठ पे जो लगाते हैं ना, वो उत्तल होता है भाई। अगला बात करते हैं भाई, अगला क्या है इसका दूसरा यूज। तो इसका दूसरा यूज है कि जो ट्रक, बस, मोटरसाइकिल, इन सभी के जो साइड मिरर जो लगे होते हैं, ये भी कौन सा लगाते हैं भाई, ये भी हम लगाते हैं उत्तल। कारण क्या होता है कि ज्यादा दूर की, ज्यादा एरिया में आने वाली व्हीकल्स या ज्यादा लोकेशंस को वो कम से कम जगह में हमको दिखा देता है, इसलिए इसको हम यूज करते हैं इसमें। अब बढ़ते हूं मैं अगले प्रश्न संख्या 8 पे। उचित किरण आरेख के द्वारा उत्तल लेंस के प्रथम व द्वितीय फोकस को परिभाषा दीजिए। मतलब जो प्रथम फोकस होता है और जो द्वितीय फोकस होता है उसकी डेफिनेशन लिखनी है। अल्टीमेटली क्या होता है, जो लेंस होती है वो दो तरीके के गोले से मिलकर के बनी होती है। तो दोनों गोलों के लिए अगर मैं बात करूं, यहां पे आपको जैसा कि दिख पा रहा होगा, ये एक गोला है भाई, ये एक गोला ये हो गया, और दूसरा गोला कौन सा होगा, तो दूसरा गोला ये हो गया। क्या हो गया भाई, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब इन दोनों गोलों के लिए आप देख सकते हैं कि रेड वाले के लिए एक वक्रता केंद्र होगा और एक इसका फोकस होगा। उसी तरीके से ये जो पर्पल से बना है इसका भी एक वक्रता केंद्र होगा और एक फोकस होगा। एक सेंटर और फोकस, एक सेंटर और फोकस, दोनों के ही होंगे भाई। अब इससे क्या समझ में आता है, तो मुझे इससे सिंपली ये समझ में आता है कि इन दोनों गोलों के लिए मतलब एक केंद्र और फोकस लेफ्ट में भी, एक केंद्र और फोकस राइट हैंड साइड में भी। तो इन्हीं दोनों को एक्सप्लेन करने के लिए कहते हैं एक को प्राइमरी, एक को प्राथमिक फोकस, और दूसरे को कहते हैं हम सेकेंडरी, द्वितीयक फोकस। डेफिनेशन देख लेते हैं। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, प्रथम फोकस कहते हैं। ये वो बिंदु है, इस बिंदु से जितनी भी किरणें चलेंगी ये सभी किरणें इसके बाद अपवर्तित होकर के समानांतर हो गई किसके, मुख्य अक्ष के। ये रहा मुख्य अक्ष, इसके सभी की सभी किरणें क्या हो रखी हैं, ये सभी की सभी किरणें देखिए समानांतर हो गई। अब जब बात करते हैं किसकी, द्वितीयक फोकस की, तो इसमें ये कहते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो किरणें, ये रहा मुख्य अक्ष, आने वाली जो किरणें हैं ये अपवर्तन के फलस्वरूप एक ही बिंदु पर जाकर के मिलती है और वो बिंदु क्या कहलाता है, फोकस। मतलब ऐसा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, ये मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं, उसी को हम कहते हैं क्या भाई, द्वितीयक फोकस।
प्राइमरी का मतलब आप ये समझिए कि इसके फोकस पे, मतलब इस बिंदु पे अगर मैंने कोई बल्ब रखा तो यहां से जो प्रकाश पुंज निकली वो इसके पैरेलल चली जाए। और दूसरा ये पैरेलल आने वाली लाइट बीम को ये क्या करे, एक पॉइंट पे ले आके कन्वर्जेंट, मतलब एक पॉइंट पे ले आके कन्वर्ज कर दे, सबको एक जगह ले आकर के मिला दे। वो पॉइंट क्या होगा, वही कहलाएगा फोकस। इस फोकस की डेफिनेशन भी यही होती है क्या, कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के फलस्वरूप जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटती है, जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटती है उसी को हम कहते हैं क्या, फोकस। अच्छा, ये द्वितीयक वाले को हम मुख्य फोकस के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। ये जो द्वितीयक फोकस है इसी को मुख्य फोकस के रूप में भी हम जानते हैं। चलिए भैया, अब बढ़ता हूं मैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यह तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, अवतल लेंस है भाई, ठीक है। तो U की जो वैल्यू है, सॉरी फोकस है, पहले फोकस F अपने को गिवन है 20 सेंटीमीटर। उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखे जाए, मतलब U अपने आप को आइडेंटिफाई करना है। उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी, मतलब V में पता है कितना, 12 सेंटीमीटर। अब चूंकि ये दर्पण कौन सा, सॉरी ये लेंस कौन सा भाई, अवतल। अवतल कैसी बनती है, ये रही अवतल में। आपको पता है क्या होता है भाई, प्रकाश किरण आती है और यहीं से निकल के चली जाती है, मतलब इससे जो इमेजेस बनने वाली है, जो केंद्र होने वाला है, जो फोकस होने वाला है, वो सब लेफ्ट हैंड साइड पे। जो वस्तु रखी जानी है वो भी कहां, लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं। तो ये हो गया नेगेटिव का और ये भी हो गया नेगेटिव का। अब क्या करें भाई, तो अब लगा लेते हैं हम अपना फॉर्मूला। क्या होता है भाई, 1/f इज इक्वल्स टू 1 लेंस है तो v माइनस 1/u। अब क्या कर दिया जाए, तो 1/f, मुझे क्या चाहिए, u, तो इसको इधर ले आ लेता हूं मैं, इन दोनों को उधर भेजता हूं, इसको ले आइए। 1/u इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/f। अब इसमें 1/v की जगह पे, v की जगह पे रखता हूं मैं -12 माइनस 1/f, है ना। तो -1/f का मतलब क्या, 1/-20। अच्छा, अब क्या करूं, तो अब भैया यहां पे ले लेते हैं 1/-12 प्लस 1/20। अब एक काम कीजिए, 1/u इज इक्वल्स टू, अब आ रही बारी एलसीएम की, है ना। तो एलसीएम क्या ले ले भाई, तो 12 पंजे 60 ले लेते हैं, 60 20 से भी कट जाएगा, तो 60 आया तो 12 पंजे 60 यानी -5 प्लस 20 दिया 60 तो प्लस का 3, मतलब 1/u इज इक्वल्स टू -2/60 मतलब 30। दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लें तो कितना आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर। माइनस साइन से क्लियर हो गया कि ये ऑब्जेक्ट भी किधर रखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में, है ना। बोला था कि ऑब्जेक्ट भी किधर रखा होगा, लेफ्ट हैंड साइड में। तो माइनस साइन बताती है कि ऑब्जेक्ट रखा है लेफ्ट हैंड साइड में, और कहां बन रहा है भाई, 30 पर। तो ये हो गया भैया इसका आंसर। ये तो बहुत ही सिंपल सा है ना। चलिए बढ़ता हूं मैं अपने अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 10। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु के दोगुने आकार के वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उससे लेंस से कितनी दूर रखना होगा। भाई वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करना है ना, तो लेंस से कितनी दूर पे रखना होगा। तो सबसे पहले तो फोकस दिया हुआ है f 20 सेंटीमीटर, और उत्तल लेंस है मतलब पॉजिटिव होगा, राइट हैंड साइड में होगा। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब वास्तविक प्रतिबिंब है और उसको कितना चाहिए भैया, तो m आवर्धन 2 गुना चाहिए ना, तो आवर्धन हो गया -2। ठीक है, अब क्या करें, तो अब फॉर्मूला लगा लेते हैं आवर्धन का। m इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई, v/u, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट। तो इमेज की वैल्यू कितनी है भाई, तो इमेज की वैल्यू हमको नहीं पता, ऑब्जेक्ट की भी नहीं पता, लेकिन मुझे एक रिलेशन पता है कि ये 2 गुनी होनी चाहिए, मतलब ये हो गया 2, m की वैल्यू कितनी 2, v/u। तो ऐसे एक रिलेशन आ गया, v इक्वल्स टू 2u, v इक्वल्स टू 2u। अब हो गया भैया ये आसान। अब क्या चाहिए मुझे, अब मुझे ये बताना है कि कितनी दूरी पर रखना होगा, मतलब मेरे से यहां पे क्वेश्चन हुआ है u इक्वल्स टू कितना होगा, तो निकाला जाए। बहुत ही आसान है भाई, क्या कर दूं, लेंस है तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। सारी वैल्यूज तो नहीं पता, लेकिन जो पता है उसको रखते हैं, रिलेशन बन जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/20 इज इक्वल्स टू 1/v की जगह पे कितना 2u, v की जगह पे 2u, तो v की जगह पे आ गया 2u माइनस 1/u, एज इट इज चलता जाएगा। अब क्या कर दूं भाई, तो अब यहां पे ले लेते हैं एलसीएम, 2u का हो गया एलसीएम 1 - 2,
1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1/20। अब क्या कर दूं भाई, तो अब कुछ नहीं, 1/20 यहां से बचा, माइनस 1/2u यहां से बचा। अब इसको अगर अपन कंपनसेट करते हैं तो यह मुझे देखने को मिल गया 2u इज इक्वल्स टू 20, किसका, माइनस का। अब ये क्या हो गया, u इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 10, u इक्वल्स टू माइनस ऑफ 10 क्या होगा भाई, तो ये चल रहा है सेंटीमीटर में, तो माइनस ऑफ 10 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट कहां रखा जाएगा, 10 सेंटीमीटर पे। कहां होगा भाई, तो लेफ्ट हैंड साइड पे। तो मिल गया भैया इसका भी आंसर। ठीक है, आसान है लेकिन एक नया तरीका है ना, ये एक नया पैटर्न है, इस पैटर्न पे क्वेश्चन हुई। ठीक है, तो ये पैटर्न का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, है ना। हम ये क्वेश्चंस कर ही रहे हैं इसके लिए कि भैया बोर्ड ने जो जो सवाल पूछे उसको देख ले, तो बोर्ड भैया हर तरीके के पैटर्न पे आ जाता है। तो ये एक नया पैटर्न था भाई, है ना। अभी तक अपन ने ऐसे क्वेश्चन इस सीरीज में, इसमें बेसिकली हमने नहीं किया था। चलिए, और आया तो 2020 में ही। 11वें प्रश्न की बात करते हैं भाई। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब, है ना, बनने वाले प्रतिबिंब, ठीक है, बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो अब तो ये भैया घिसा पिटा सा क्वेश्चन हो गया, हर बार एक ही तरीके की चीजें आ रही है। अब चूंकि आई है तो हमको सॉल्व तो करना ही भाई, है ना। इससे क्या साबित होता है कि भैया बोर्ड में अभी जो क्वेश्चन आने वाला है ना, वो भी कुछ ऐसा ही आ जाए, हाथ लग जाए ऐसा ही, और हमारी लॉटरी लग जाए और हमारे इसमें पूरे नंबर मिल जाए। क्यों मिलने के चांसेस है, क्योंकि रिपीट हो रहे हैं ना भाई। अब न्यूमेरिकल्स में तो ऐसा रिपीटेशन आएगा नहीं कि नंबर भी हो जाए, मैथड रिपीट हो रहा है ना, पैटर्न रिपीट हो रहा है। और पैटर्न रिपीट इस बात को प्रेशराइज कर रहा है, या इस बात को बताना चाह रहा है कि भैया इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। अगर इसको प्रैक्टिस कर डाला तो भैया हमारा काम हो जाएगा। तो क्या करें, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, तो जो फोकस दूरी है कितनी हो गई, 15 सेंटीमीटर। अब अवतल दर्पण है तो मैं अब साइन कन्वेंशन भी भैया साथ में ही लगाते चलूंगा, है ना। दर्पण है मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ही होगा, के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब u बराबर हो गया कितना, माइनस ऑफ 30 सेंटीमीटर। भाई साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी में पहले ही लगाते चल रहा हूं क्योंकि मुझे क्लियर है अब तक। दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है, मतलब क्या भाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो हो गया ना भाई, आंसर निकाल सकते हैं ना इसको। चलिए क्या करें, तो भाई मुझे निकालना है v, इसके बाद हम सारे काम कर जाएंगे। v निकाल लेते हैं, है ना, hi निकाल लेंगे, बस हमारा काम हो जाएगा। तो v के लिए क्या करें भाई, दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से। अब दर्पण के सूत्र से क्या होता है भाई, तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। भाई यहां पे माइनस का कोई कंसेप्ट होता ही नहीं, तो ये कितना हो गया, 1/-15 बराबर 1/u, मतलब कितना, माइनस ऑफ 30 प्लस 1/v। भाई ये v अपना लेकर के आएगा नेगेटिव पॉजिटिव, मुझे नहीं कुछ करना, इसको इधर भेज दीजिए। तो 1/v इज इक्वल्स टू, मुझे दिख रहा है कि ये जो है माइनस 1/15 और इधर आके प्लस 1/30 हो जाएगा। ये इधर आएगा तो प्लस 1/30 हो जाएगा। अब क्या बचेगा भाई, तो ये दिख ही रहा होगा आपको, 30 एलसीएम हो गया, ये माइनस का 2 और ये प्लस का 1/v। तो मतलब कितना है, 1/v इज इक्वल्स टू माइनस 1/30, या यूं कहूं कि v इज इक्वल्स टू माइनस 30। इसका मतलब अब इमेज किधर बनी है भाई, लेफ्ट हैंड साइड में, है ना। ये माइनस से क्या समझ में आता है, माइनस नेगेटिव बता रहा है कि प्रतिबिंब है ना, वस्तु के साइड में बनी है। ठीक है, वस्तु की ओर बनी है, प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनी है। या फिर एक काम करता हूं, मैं एग्जैक्ट लोकेशन ही बताता हूं। एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसका जो फोकस है वो कितना है भाई, 15। फोकस कितना, 15। इमेज कहां पे, ऑब्जेक्ट कहां रखी है, 30, मतलब ये क्या होगा, वक्रता केंद्र। ये जो है ये r की भी वैल्यू 30 ही होगी ना। ठीक है, इसके लिए क्या कंडीशन होगी, वक्रता केंद्र पर ही रख दिया। ठीक है, वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां बनती है, वक्रता केंद्र पर ही बनती है। मतलब ये सॉल्व करके जो आंसर लाए देखिए ना, v यहां पे आपको देखने को मिल रहा है, u इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू 30। मतलब वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगी, वक्रता केंद्र पर ही। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगी। ठीक है, और कैसी बनेगी भाई, तो बनेगी कैसा, सीधा, सॉरी प्रतिबिंब सीधा नहीं, प्रतिबिंब तो उल्टा, वास्तविक एवं
अगर यहां पे बनी है तो इसका मतलब कैसा होता है, बराबर एवं बराबर बनेगी, बराबर बनेगी। मतलब आवर्धन की भी अगर बात करता हूं, आवर्धित होने की, तो आवर्धन में कुछ भी नहीं मिलेगा। करके देख लेते हैं। m इज इक्वल्स टू क्या भाई, एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल्स टू क्या भाई, तो इज इक्वल्स टू मुझे मिलने का क्या, v अपॉन यू। ठीक है, v अपॉन यू। अब आप यहां पर रख करके देख लीजिए सारी वैल्यूज को, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा भाई, एच आई मुझे चाहिए, एच ओ की वैल्यू दी हुई है कितना, 2, तो एच ओ यहां पर रख देता हूं 2। v कितना है, v है 30, और u कितना है भाई, तो u भी है 30, तो ये हो गया 30 अपॉन 30, ये दोनों माइनस के होंगे, और एक फॉर्मूला ये हमारे माइनस पहले से ही आता है फॉर्मूले में, तो इसका मतलब क्या हो गया, एच आई इज इक्वल्स टू, ये तो 30 से 30 कट गया, माइनस भी कट गया, तो ये बाहर वाला माइनस वेट कर रहा है, एच आई इज इक्वल्स टू -2, है ना। हाइट ऑफ इमेज कैसी है, -2। या अगर इसमें आवर्धन की बात करता हूं m, तो m आपको देखने को मिलेगा कैसा, -2 अपॉन प्लस का 2, 2 कट गया -1, मतलब m आ गया कैसा, -1। 1 का मतलब क्या होता है, सेम साइज, 1 का मतलब सेम साइज, और ये माइनस का मतलब क्या है यहां पे, तो ये नेगेटिव बता रहा है कि ये वास्तविक प्रतिबिंब है। ये क्या बता रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब। और ये कंडीशन हमें पता है कि जो मैग्निफिकेशन है, जो आवर्धन है, उसकी वैल्यू अगर 1 आती है तो इसका मतलब है ना तो वो इमेज बड़ा हुआ है, ना ही वो इमेज छोटी हुई है, यानी सेम साइज की इमेज बनी हुई। और ये तो हमने थ्योरेटिकली निकाला, हम चाहे तो वर्बली इसको आंसर कर सकते हैं। कैसा भाई, जब मुझे पता चल गया कि वक्रता केंद्र पर है तो इमेज भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगी, वास्तविक बनेगी, सीधी बनेगी और बराबर बनेगी। ठीक है, लेकिन चूंकि ये लॉन्ग टाइप आंसर में आता है तो भैया आपको कैलकुलेशंस पूरी दिखानी पड़ेगी, सिर्फ आप लिख करके काम नहीं चला सकते हैं, इसलिए हमने इसको हल किया है और आपको दोनों तरीके भी बता दिए कि भैया ऐसे आंसर चेक भी हो जाएगा, ये आंसर चेक भी हो जाएगा। कैसे भाई, वो लिस्ट से, वो जो टेबल हमने याद करी है उससे। चलिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट रखिए, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि आगे क्या है। आगे है 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लिए, है ना, किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया है। बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है प्रतिबिंब के लिए, है ना, जो डिटेल्स ज्ञात करें। तो चलिए, 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब, ठीक है, 10 सेंटीमीटर के फोकस दूरी क्या उत्तल लेंस के लिए। तो देखिए भाई, पहले तो लिख लेते हैं 2 सेंटीमीटर मतलब क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर। ओके, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया हमारा 2 सेंटीमीटर। लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लिए, मतलब फोकस दूरी जो है वो हो गया 10 सेंटीमीटर, किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया। तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट हमेशा मुख्य अक्ष के लंबवत ही रखते हैं ना भाई। चलिए, तो किसी उत्तल लेंस के लिए, ऐसा ही ना, नहीं देखिए, ये हो गया भैया हमारा उत्तल लेंस, ये हमारा रखा है, ये रखा है ऐसा वस्तु, ये ऊपर की हाइट है, ठीक है। तो क्या हो गया भाई, लंबवत रखा गया है, बिंब की लेंस से दूरी मतलब इमेज, बिंब इमेज, सॉरी प्रतिबिंब नहीं है भैया, बिंब है सिर्फ, बिंब मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की लेंस से दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। कितनी हो गई, 15 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब निकालिए, मतलब v ज्ञात कीजिए और v के बारे में सब कुछ बताइए। अच्छा, इस बार फिर से हम जरा चलते हैं अपने टेबल के अकॉर्डिंगली और फिर हम बात करते हैं कि कहां होना चाहिए। तो देखिए, f जो है ये है 10 और ये R हो जाएगा, ये है ना, या C कह लूं, ये हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां रखा है, 15 पे। क्योंकि देखिए, ये अगर 10 है, ये 10 है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, 20 होगी, तो इसके बीचों बीच ही आएगा ना ये 15 ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट कहां रखा भाई, C और F के बीच में, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, C और F के बीच में। तो इमेज कहां बननी चाहिए, तो इमेज जो बनेगी वो बनेगी यहां पे, जो C डैश हो जाए और ये F डैश हो जाए, तो C डैश और इंफिनिटी के बीच में यहां कहीं पे बननी चाहिए भैया प्रतिबिंब। ये स्थिति क्लियर है। कैसी बननी चाहिए, तो बड़ी बनेगी, वास्तविक बनेगी। मैं कुछ इंफॉर्मेशन लिख दे रहा हूं भाई, यहां से क्या बन सकता है, बनेगी C डैश और इंफिनिटी के बीच, कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी, ठीक है, बड़ी प्रतिबिंब होगी। और कैसा हो जाएगा भाई, तो उल्टा, और उल्टा होगा मतलब क्या, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, इसका मतलब क्या, वास्तविक प्रतिबिंब। ये सारी इंफॉर्मेशन हमको डायग्राम से भी आती है, लेकिन कैलकुलेट करना, चलिए कैलकुलेट करके बताते भाई। तो कितना हो जाएगा, 1/f इज इक्वल्स टू लेंस है तो 1/v माइनस 1/u,
1 अपॉन एफ। अब एक बात और भैया, यहां पे सब कुछ ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, सॉरी ये तो पॉजिटिव है ना, एफ पॉजिटिव, एफ ये पॉजिटिव, मुख्य फोकस पॉजिटिव, यू नेगेटिव। तो चलिए ये हो गया 10, 1 अपॉन वी चाहिए, माइनस 1 अपॉन यू मतलब कितना, माइनस का 15। तो 1 अपॉन वी इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, 1 अपॉन 10 को तो यहीं छोड़ता हूं मैं, ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस 1 अपॉन 15। तो ये हो गया कितना, 15 से अगर लेते हैं तो 30 ले लेते हैं, ये हो गया 3, ये हो गया कितना 15 दूनी 30, ठीक है। अब क्या करें, 1 अपॉन वी इज इक्वल्स टू प्लस 1 अपॉन 30, वी इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। क्या समझ में आया भाई, कहां बनेगा प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब बनेगा कहां, 30 सेंटीमीटर पे। प्रतिबिंब कहां बन गया हमारा, 30 सेंटीमीटर पे, और कहां, राइट हैंड साइड पे। अब एक बात बताइए ना, यहां से यहां तक की दूरी कितनी थी, 20 थी ना, हमने क्या कहा था प्रतिबिंब यहां बनेगा, अब 20 के बाद ही बना ना 30 है, तो सी और इन्फिनिटी के बीच में हो गया। अब क्या निकालना है भाई, अब निकालना है क्या, उसकी प्रकृति लिख दी है मैंने, वो सेम ही होनी है भाई प्रकृति उसकी। अब उसका निकालना है क्या भाई, आकार, मतलब बड़ी बन रही है छोटी बन रही है। तो एक काम करते हैं, m इक्वल्स टू क्या होता है भाई, m इक्वल्स टू होता है अपना hi अपॉन ho इज इक्वल्स टू v अपॉन u, ठीक है। hi अपॉन ho मतलब hi मुझे चाहिए, हाइट ऑफ इमेज मुझे चाहिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दो है, 2, u v, तो भैया v है कितना, v है हमारा 30 और वो भी प्लस का, और ये है माइनस का कितना 15। तो एक काम करिए, हो गया ना यहां से 15 दूनी 30, मतलब hi की जो वैल्यू आई, यहां से मुझे जो hi की वैल्यू देखने को मिलेगी वो मिली 2 दूना 4, और वो भी कैसा, नीचे वाला ये माइनस रखा हुआ है, तो मतलब यहां पे माइनस क्या बता रहा है कि वास्तविक है ना, बड़ी बन गई, बड़ी मतलब कह सकते हैं कैसा, आवर्धित बन गई, क्योंकि 4 गुना दिख रहा, 4 दिख रहा, आवर्धित हो गई, आवर्धित। एंड जो नेगेटिव बता रहा है, ये बता रहा है कि ये कैसी बनी है, वास्तविक है, मतलब ये कैसी होगी, उल्टा। हो गई बात खत्म, आसान है भाई, बस थोड़ा सा डेटा को लिखना है और पेन चलाना है, आंसर बिल्कुल आएंगे। इसमें कैलकुलेशन बिल्कुल टफ नहीं रहता है ना, कुछ डेसिमल वेसिमल में बहुत खतरनाक सा नहीं रहता, 1-2 डिजिट के लिए रहती है वो कट जाती है, ऐसा कोई बहुत बड़ा नहीं आता कि ये 523 को है ना 839 से डिवाइड करो, ऐसे कुछ नंबर्स नहीं आते, बड़े सिंपल से नंबर्स होते। चलिए भाई, तो आप इसका स्क्रीनशॉट रखिए, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13, ये कहता है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से, ठीक है, 20 सेंटीमीटर दूर 10 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती रखी गई, ठीक है। क्या क्या हो गया भाई, 10 सेंटीमीटर फोकस, मतलब फोकस हो गया भैया 10 सेंटीमीटर, ओके। उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर, 20 सेंटीमीटर दूर का मतलब क्या, u हो गया भैया कितना, 20 सेंटीमीटर, और उत्तल लेंस कह रहा है तो ये प्लस का और ये माइनस का। एक मोमबत्ती रखी गई है 10 सेंटीमीटर की, मतलब क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दे दिया गया कितना, 10 सेंटीमीटर। लेंस से बने मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा लंबाई, मतलब फिर से वही निकालना भैया v, और आपको निकालना हाइट ऑफ इमेज, बहुत ही आसान। फिर से वही है क्या, उत्तल लेंस। भैया जिनको भी साइन कन्वेंशन अभी तक मैं नहीं समझ में आ रहा, उनके लिए फिर से रिपीट करता हूं मैं। साइन कन्वेंशन क्या कहते हैं भाई, ये हो गया हमारा क्या, ऑप्टिकल सेंटर, इसके बाएं साइड में रखा होता है हमेशा ऑब्जेक्ट, और जो प्रतिबिंब बननी होती है मुख्य अक्ष से यही जाएगी, यानी जो फोकस है वो इधर ही होगा, और जो प्रतिबिंब बनने जा रही है वो भी इधर ही बनेगी, ये बन गई प्रतिबिंब। तो मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट की ये जो डिस्टेंस है वो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में है तो माइनस यू, बाकी सब राइट हैंड साइड में, ये एफ कैसा है, राइट हैंड साइड में तो प्लस, ये जो वी बन रहा है, इमेज बन रही है राइट हैंड साइड में तो कैसी, प्लस। राइट में जो होगा ओ से वो प्लस, लेफ्ट में होगा वो सब माइनस। तो भैया यहां पे रखिए, मुझे क्या चाहिए था, तो मुझे चाहिए v, फॉर्मूला वही है 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू लेंस है, तो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। अब मुझे 1 अपॉन वी इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन यू, इसी फॉर्मूले में सब कुछ रखना होता है। तो रखिए भाई, ये हो गया 10, ये हो गया प्लस 1 अपॉन माइनस 20, एलसीएम लेंगे ये आ जाएगा कितना, 20 है ना, ये कितना हो जाएगा 10 दूनी 20, 2, ये माइनस 1, 1 अपॉन वी, यानी v का मान जो आ गया वो आ गया कितना, चलिए 1 अपॉन वी का पहले निकाल देता हूं। 1 अपॉन वी का मान आ गया 1/20, या यूं कहूं तो v का मान आ गया कितना, 20 सेंटीमीटर,
आसान है भैया, अब एक ही तरीके के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। आप समझिए कि अभी भी जो क्वेश्चन मिल रहा है ना वो इसी तरीके का मिलना और वो सॉल्व हो जाना है इसी फॉर्मूले से। हर जगह पे आपको ये गिवन डेटा लिखना है, इसके बाद फॉर्मूला रखना है, आंसर आएगा भाई, है ना। चलिए क्या कर दूं आप, तो ये मिल गया भाई मेरे को v, अब मेरे को चाहिए क्या, हाइट ऑफ इमेज। तो फिर से भाई हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू v अपॉन u। ठीक है, लेंस है तो पॉजिटिव है। चलिए रखता हूं मैं, हाइट ऑफ इमेज तो मुझे चाहिए, तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू v इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन u। ऐसा भी करके फॉर्मूले को याद रख सकते भाई। तो v मतलब कितना भाई, तो v मतलब 20, u मतलब कितना भाई, तो u मतलब हो गया माइनस ऑफ 20। अच्छा u मतलब माइनस ऑफ 20। अच्छा ho मतलब कितना भाई, तो 10। हो गया काम खत्म, क्या कहते हैं ये खत्म। hi इज इक्वल्स टू कितना मिल गया, तो माइनस ऑफ 10। क्या समझ में आया इससे, तो इससे भैया फिर से वही बात समझ में आई क्या, f जो है 10 पे है, u कहां रखा है भाई 20 पे, तो मतलब ये r पे ही रखा है ना, वक्रता केंद्र पे। वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो इमेज भी कहां बनेगी, वक्रता केंद्र पर ही 20 पे ही बनेगी। और आवर्धन कैसा होगा, तो आवर्धन नहीं होगा भैया, बिल्कुल बराबर साइज की बनेगी। और यहां पे नेगेटिव क्या बता रहा है, नेगेटिव बता रहा है कि ये वास्तविक, कैसी, वास्तविक एवं उल्टा। ठीक है, और अगर m निकालें तो m आपको देखने को मिल जाएगा यहां से कितना, 20 अपॉन माइनस 20, 20 अपॉन माइनस 20, इसका मतलब क्या है, -1। मतलब यहां से फिर से भाई नेगेटिव तो बता रही है किसको, वास्तविक उल्टा को। और m इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या होता है भाई, बराबर। बराबर कैसे पता चल पा रहा है मेरे को, तो मैं यहां से कैलकुलेट कर सकता हूं ना। r इज इक्वल्स टू कितना होगा, r इक्वल्स टू लिखेंगे ट्वाइस ऑफ f। ट्वाइस ऑफ f मतलब क्या, 2 गुणे 10 बराबर 20। अब देखिए r या कहूं ट्वाइस ऑफ f इज इक्वल्स टू u इज इक्वल्स टू v, ये सब बराबर है। ठीक है, तो ये वही केस होगी कि वस्तु को अगर वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगी, वक्रता केंद्र पर ही बनेगी। और कैसी बनेगी, सेम साइज की बनेगी, बड़ी बड़ी कुछ भी नहीं बनेगी भाई, सेम साइज होगा। चलिए तो इसका भी रखिए आप स्क्रीनशॉट। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सामने लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो भाई यहां पे क्या दिया है, तो यहां पे मुझे ये गिवन हो गया कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस, है ना। तो मतलब अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी जो है ना, फोकस दूरी है वो दे दिया गया कितना, 20 सेंटीमीटर। अच्छा, सामने लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है, मतलब u की वैल्यू हो गई कितना, 30 सेंटीमीटर। अच्छा, अब वो साइन कन्वेंशन कैसे लगाए भाई, तो अवतल लेंस है ना, अवतल लेंस में जो फोकस होगा वो भी कैसे होगा, नेगेटिव, और वस्तु तो हमेशा रखते ही नेगेटिव है। अवतल लेंस जो ये वाली लेंस बनती है इसमें कैसा होगा भाई, इसमें तो फोकस नेगेटिव ही आएगा ना। ये मुख्य अक्ष हो गया, ये जो लाइट बीम चली जाती है इधर तो हमें प्रतीत होती है कि यहां से आ रही है, तो ये कैसा है, नेगेटिव ही है भाई। तो एफ और यू तो हो गया। अब कह रहे प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब मुझे क्या चाहिए, वी। अब क्या करें, तो 1/f इज इक्वल्स टू 1 लेंस है भाई, तो v माइनस 1/u। अब चलिए तो इसमें वैल्यूज पुट अप करते हैं, तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u। इसको इधर ला देंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्या करें भाई, तो वैल्यू रखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 1/-20 प्लस 1/-30। इनका अगर एलसीएम लेते हैं तो मैं 60 ले लेता हूं भाई, 60 हो गया इनका एलसीएम, तो ये कितना हो जाएगा, -20 या 60, और ये प्लस और माइनस माइनस 30 से करेंगे तो कितनी बार में, 2 बार में, तो ये कितना हो गया, -5/60, कितना, 12×5 = 60, यानी 1/v का जो मान हो गया वो हो गया -1/12। मतलब v जो हो गया वो कितना हो गया, -12। अब किसमें गिवन है, तो ये गिवन है भैया सेंटीमीटर में, तो इसका भी आंसर किसमें लिख दूं, सेंटीमीटर में। अब क्या क्या चाहिए यहां पे, तो भाई स्थिति बता दी, ठीक है, बाकी और कुछ मांगा नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक बार डील तो कर ही सकते भाई। स्थिति ये लेफ्ट हैंड साइड में आई है, लेफ्ट हैंड साइड में लेंस से बनी है, तो कैसी बनी होगी भाई, ये आभासी, आभासी, ठीक है, कैसी बनी होगी, आभासी। चलिए तो ये हो गई हमारी ये क्वेश्चन नंबर 14 भी। 14 तो बड़ा ही आसान सा था भाई, है ना, इसमें तो कुछ पूछा भी नहीं था। खैर आया है ये भी 2019 में। चलिए बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब भाई हमारा खत्म हो जाता है यहाँ पे लघु उत्तरीय, अब हमारे पास है दीर्घ उत्तरीय। तो इससे दीर्घ उत्तरीय टाइप के क्वेश्चंस कम रहे हैं,
है ना, पीछे पूछे जाने वाले प्रश्न पत्रों में इससे दीर्घ उत्तरीय के क्वेश्चंस कम रहे, एक दो क्वेश्चन ही हमको देखने को मिलने वाले भाई, और वो भी कैसे, तो ये छोटे छोटे पार्ट में, ठीक, क्योंकि जो इसका अगला वाला चैप्टर रहता है ना, जो हमारा मानव नेत्र वाला, उसमें से बड़े क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो इसलिए इसमें से क्वेश्चन छोटा ही रहता है। खैर फिर भी 2019 में एक क्वेश्चन ये आया था, और छोटे छोटे क्वेश्चंस में स्प्लिट अप है, तो करना आंसर बहुत ही आसान है भाई, बहुत टेंशन नहीं लेना आपको। एक उत्तल लेंस के सामने, भाई हो गया उत्तल लेंस, इसके सामने प्रकाशिकी केंद्र तथा फोकस के मध्य वस्तु रखी है 2f पर तथा अनंत पर रखी है, तो इन स्थितियों में किरण आरेख खींचकर प्रतिबिंब का बनना दर्शाइए। तो देखिए भाई, इसके लिए तो आपको फिर से वही जो टेबल हमने अभी करा था, उसी टेबल के हिसाब से ये सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। वो टेबल क्या कहती थी भाई, तो टेबल में सबसे पहले तो हमने लिखा था क्या, सीरियल नंबर, फिर हमने लिखा था वस्तु, फिर हमने लिखा था यहां पे क्या, प्रतिबिंब की स्थिति, फिर यहां पे क्या लिखते भाई, इसका साइज, ठीक है, आकार, और इसकी प्रकृति। अब देखिए कितना आसान है, इसमें प्री आइडेंटिफाइड लोकेशंस क्या क्या है, तो प्री आइडेंटिफाइड ये रहा भैया इन्फिनिटी, ये रहा F1, है ना, फोकस, और यहां कहीं पे जो होगा एक केंद्र हो जाएगा। तो सबसे पहले मतलब मैं अलग से ही एक बना लेता हूं, यहां पे देखिए ये हो जाता है हमारा क्या, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर के पीछे इधर क्या होता है भाई, फोकस, इधर क्या होता है 2F1, ये और ये इन्फिनिटी। इसी तरीके से यहां पे क्या हो जाएगा भाई, ये होता है हमारा F2, और ये हो जाता है हमारा 2F2, ठीक है, और इधर क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी, यहां कहीं पे ये हो गई हमारी लेंस। अब इसके लिए कंडीशंस देखिए, तो क्या क्या कंडीशंस, कहां कहां वस्तु को रख सकते हैं, तो पहला तो स्थिति यह है कि पहला रख सकता हूं मैं इन्फिनिटी पे, ये इन्फिनिटी पे, दूसरा ये इन्फिनिटी और F1 के बीच में, तो दूसरा हो गया इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में, तीसरा कहां हो गया भाई, 2F1 पर खुद, तीसरा केस हो गया 2F1, चौथा केस हो गया इसका भाई 2, मतलब देखिए ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये यहीं पे रख दिया, ये तीसरा केस हो गया, यहां पे रखेंगे ये चौथा केस होगा, मतलब 2F1 और F1 के बीच में, तो 2F1 और F1 के बीच में। पांचवा केस क्या होगा भाई, तो पांचवा केस ये F1 खुद है, तो ये हो गया भैया F1। अच्छा ये लिख कैसे रहे, तो इनके लिखने के पीछे एक कंडीशन है भाई, कि आप जैसे अपने घर से निकले और किसी को कॉल पे बताना है कि भैया हम कहां तक पहुंचे, तो मान लीजिए आप अपने घर से निकले, ये आपका घर हो गया, यहां से कुछ दूरी आगे चलने पे एक पेट्रोल पंप पड़ता है, तो भैया उसको मार्क कर दिया P। थोड़ी दूरी आगे चलने पे आपको पता है कि एक पड़ता भैया स्कूल, तो मार्क कर दिया स्कूल, और ये भाई इसके बाद हमको यहां पहुंच जाना, ये हो गई हमारी डेस्टिनेशन, यहां चलना है। अब हम क्या क्या बता सकते हैं, तो सबसे पहले कॉल करके बता सकते हैं भैया हम कहां पर है, तो भाई हम कहेंगे भाई अभी तो घर पे ही है, तो ये हो गया घर पे। दूसरी मेरी आइडेंटिफाइड लोकेशन क्या होगी भाई, कि घर से निकल चुका हूं लेकिन पेट्रोल पंप अभी पहुंचा नहीं हूं, मतलब इसके बीच में कहीं पे, मतलब क्या भाई, अगर इसको कह देता हूं मैं 2F1, तो मतलब क्या हो गया, इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में। अगला क्या होगा भाई, कि भाई अपन कहते हैं कि भाई नहीं पेट्रोल पंप पे आ गया, ठीक है, मैं कॉल पे किसी को बता रहा हूं कि मेरी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, तो इसी तरीके से बताऊंगा। अब बारी आती है कि भाई तीसरा पॉइंट क्या होगा, तो मैं कहूंगा भाई पेट्रोल पंप से निकल गया हूं लेकिन अभी स्कूल तक पहुंचा नहीं हूं, मतलब इसके बीच में है, तो ये हो गया भाई पेट्रोल पंप और स्कूल के बीच में। अगला मान लीजिए कॉल आता है आपके पास, तो आप क्या अपडेट करेंगे, भैया मैं स्कूल पे पहुंच गया, और उसका अगला क्या होगा भाई, उसका अगला होगा कि स्कूल और जहां पहुंचना है डेस्टिनेशन उसके बीच में। और सबसे आखिरी क्या हो गया भाई, कि आप डेस्टिनेशन पे, तो डेस्टिनेशन वाले का तो कोई केस ही नहीं है इसमें। ये हो गया मान लीजिए इन्फिनिटी आपका घर, 2F1 हो गया आपका पेट्रोल पंप, F1 हो गया आपका स्कूल, और ये जो डेस्टिनेशन हो गया ये O। अब बताइए कितने जगह होते हैं, तो पहला होता है भैया इन्फिनिटी, ये देखिए लिख दिया इन्फिनिटी, दूसरा होता है इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में, इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में, तीसरा क्या भैया ये वो F1 खुद, 2F1 खुद, अगला क्या भाई 2F1 और F1 के बीच में, 2F1 और F1 के बीच में, अगला क्या भाई F1 खुद, तो लिख दिया भैया F1 खुद। इसको क्यों करवा रहा हूं, क्यों इतनी मेहनत कर रहा भाई, तो इसके पीछे एक छोटा सा कारण है, ये बन गया आंसर मिल गया सब कुछ का। कैसे, यहां से उल्टे ऑर्डर में प्रतिबिंब लिखना शुरू कर दीजिए, इसको लिखिए 5, इसको लिखिए आप 4, इसको लिखिए आप 3, इसको लिखिए 2, इसको लिखिए 1, और अब क्या करेंगे, जहां जहां 1 लिखा है सबको 2 कर दीजिए। ये 5 में क्या लिखा है भाई F1, तो ये क्या हो जाएगा F2, यहां पे क्या लिखा है भाई F1 और F1 2F1, तो यहां पे क्या हो जाएगा F2 एंड 2F2, यहां पे क्या हो जाएगा भाई 2F1 है तो 2F2, यहां पे क्या हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा भाई 2F2 एंड इंफिनिटी,
यहां पे क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। ये देखिए, ये जो 1 से 5 तक लिखा था उल्टा करके लिख दिया 5 से 1 तक। मतलब इसका इन्फिनिटी पे होगा वस्तु, इन्फिनिटी पे होगा वस्तु, तो इसकी जो प्रतिबिंब बननी है वो प्रतिबिंब बननी है कहां पे, फोकस पे। अगर वस्तु इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में है तो प्रतिबिंब f2 और 2f2 के बीच में बनेगा। अगर वो वस्तु 2f1 मतलब वक्रता केंद्र पर है तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, 2f2 पे बनेगा। अगर वो वस्तु 2f1 और f1 के बीच में है तो 2f2 और इन्फिनाइट के बीच में बनेगा। और एट लास्ट अगर फोकस पे है तो इन्फिनाइट पे। देखिए एक दूसरे को उल्टा चलता भाई, इन्फिनिटी पे है तो फोकस, और वस्तु अगर फोकस पे हो गई तो इमेज इन्फिनिटी। अब उसके साइज के लिए भी एक टेबल है, वो टेबल क्या कहती है भाई, साइज के लिए। तो साइज के लिए टेबल देखिए, साइज के लिए कहते हैं कि सबसे पहले बनेगा कैसा, बिंदु आकार। सबसे पहला कैसा, बिंदु आकार। फिर कैसा होगा भाई, तो छोटा। फिर कैसा होगा, तो बराबर। अगला क्या होगा भाई, तो बड़ा। उसका अगला बहुत बड़ा। अब बताइए, ये भी एक ऑर्डर नहीं हुआ क्या, बिंदु, फिर छोटा, बराबर, बड़ा, बहुत बड़ा। एक ऑर्डर में ही तो चलो, सबसे पहले बिल्कुल बिंदु जैसा, फिर कैसा भाई, तो बोले छोटा, फिर बराबर, फिर बड़ा, फिर बहुत बड़ा। ये हो गया। अब प्रकृति की बात करते हैं, प्रकृति कैसी होगी, नेचर कैसी होगी। तो भैया सब में क्या, सेम कॉपी पेस्ट, वास्तविक और छोटा, वास्तविक और छोटा, वास्तविक और छोटा, वास्तविक और छोटा, वास्तविक और छोटा। पूरे 5 केसेस में ही वास्तविक और छोटा, वास्तविक और छोटा। ठीक है, कोई समस्या नहीं। तो अब जो जो क्वेश्चन पूछेगा सबके आंसर हम यहां से कर पाएंगे। अच्छा, तो चलिए मैं इसको थोड़ी देर के लिए हटाता हूं और इसके बाद जरा हम सारे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढते हैं, फिर हम देखेंगे बाकी की बातें। सबसे पहले क्वेश्चन है, प्रकाशिकीय केंद्र तथा फोकस के मध्य। प्रकाशिकीय केंद्र और फोकस के मध्य। तो भैया प्रकाशिकीय केंद्र और फोकस के मध्य होगा तो उसके लिए यह बनी है हमारे पास एक स्टेट, यह बनी इमेज। ये छठवां केस है, एक सिक्स्थ केस है जो एक्सेप्शनल केस है, ये ऊपर मैं प्लॉट कर देता हूं। सिक्स्थ केस में कहा भाई, तो ये देखिए फोकस और ये केंद्र के बीच, फोकस और ये वक्रता केंद्र के बीच में, ये देखिए यहां पे रखी हुई ऑब्जेक्ट। तो ये छठवें केस में क्या होता है, जब इसके बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब वस्तु कहां रखी भाई, बिटवीन F1 एंड O। प्रतिबिंब कहां बनेगी, तो वस्तु की ही तरफ, वस्तु की ओर, जिधर वस्तु रखी है उधर ही बनेगी। और कैसी बनेगी, तो बड़ी। लेकिन यहां पे बदल जाएगा कार्यक्रम, क्या हो जाएगा, ये आभासी और सीधा। क्या बदल गया, आभासी और सीधा। तो चलिए देखते हैं, ये जब दोनों इसी के साइड में रखी है तो हमेशा किरण आलेख बनाने के लिए 2 लाइनें ड्रॉ करते हैं। कौन कौन सी वो 2 लाइनें होती भाई, तो ये देखिए, सबसे पहले ये हो गई हमारी वस्तु। वस्तु का जो टॉप है, उस टॉप से एक लाइट बीम जो है, सबसे पहले यही वाली लाइट बीम बनाएंगे आप पेपर में, नहीं तो भैया ये यहां पे कटेगा नहीं, पता चलेगा कॉपी के बाहर दोनों जाके लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये इंटरसेक्शन आपके कॉपी में ही हो, उसके लिए काम करना पड़ेगा। क्या, सबसे पहले इसका टॉप और ये जो केंद्र है ये सबसे पहले आपको मिल जाएगा। 2 बिंदु मिल गई तो ये लाइन तो आप मतलब फ्लक्चुएट, वेरिएट नहीं कर सकते ना, तो इस लाइन को आप खींच दीजिए। सबसे पहले ये खींच दिया। अब इस लाइन को पीछे की तरफ भी बढ़ा दीजिए। भाई ये वो तरीका है जिससे कि आपको पेपर में इजीली बने, जल्दी बने। अब दूसरी लाइट बीम हमें पता है कि इसके टॉप से ले जानी होती है और वो जो है वो फोकस से होती हुई जाती है। अब देखिए यहां तक में समझिएगा, ये लाइन मैंने यहां तक ड्रॉ कर ली। अब मुझे स्केल रखना होगा ऐसा, ठीक है। ये स्केल मैं कुछ इस प्रकार से रखूंगा कि ये पीछे आके काट दे। अब यहां पे मेरे पास छूट है, F2 अभी मैंने मार्क की नहीं है, तो मैं चाहता तो यहां से खींच देता। अगर यहां से खींचा तो देखिए ना, ये काटती ही नहीं पीछे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने किया कि भैया थोड़ा सा और बढ़ाते, तो चलिए बढ़ा देते हैं। बढ़ाने के बाद मैं यहां पर ले गया, मैं स्केल ऐसा ही रखूंगा कि ये पीछे क्या करे, इंटरसेक्ट करे। मुझे घर से पता है कि इंटरसेक्ट करेगी, तो ये कर गई इंटरसेक्ट। जहां इंटरसेक्ट की, ये हो गया इसका क्या, ये हो गया इसका प्रतिबिंब। क्या होगा, ए का हो गया यहां पे A डैश, बी का हो गया यहां पे B डैश। तो मतलब इसकी आवर्धित प्रतिबिंब बनी ना, इससे बड़ी बनी है ना, सीधी बनी, ऊपर था B डैश, ऊपर ही B। अच्छा, इसके बाद क्या भाई, आभासी। भाई ये डॉटेड बन रही है मतलब आभासी। वास्तविक प्रकाश किरणें तो इधर चली गई, तो ये कैसी बन गई, आभासी। ये 6th केस है और 6th केस बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसी पर बेस्ड है भाई वो सरल सूक्ष्मदर्शी, नॉट इवन सरल सूक्ष्मदर्शी, जो दूरदर्शी है वो भी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है वो भी, उनमें भी इसका प्रयोग होता है ना। जो वो लेंस लेकर के ऐसा न्यूज़पेपर की कटिंग्स जो पढ़ते हैं वो यही तो है। यहां रखा है वस्तु, इधर ही बन गई इसकी प्रतिबिंब। ठीक है, अगले चैप्टर में उसकी भी चर्चा करने वाले हैं। अभी के लिए आप समझिए छठवां केस है और सिक्स्थ केस ये होता है भाई कि जब आप फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रख देंगे वस्तु को, सॉरी फोकस और प्रकाशिकीय केंद्र, ओ ये है प्रकाशिकीय केंद्र, इसके बीच में रख देंगे तो इसी साइड पे बनेगी प्रतिबिंब, बड़ी बनेगी और आभासी बनेगी। चलिए दूसरा 2f पर, अब बताइए ये रहा केस, 2f पर रखा है, कहां बनी है, 2f पर ही बनेगी। कैसी बनेगी, बराबर बनेगी, वास्तविक होगी और वास्तविक होगी, है ना, वास्तविक और सीधा। ठीक है, वास्तविक और ये जो छोटा लिखा हुआ है वास्तविक और उल्टा है भाई, वास्तविक और उल्टा। ठीक है ना, छोटा बड़ा तो यहां पे बात करें, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। तो कैसी बनेगी, 2f पर ही बनेगी, बराबर बनेगी और वास्तविक और उल्टा बनेगी। अच्छा, अब तीसरा, अनंत पर रखी है, इनफाइनाइट पे, तो किरण आरेख खींचकर प्रतिबिंब का बनना दिखाइए। भाई अनंत पे रखिए, अनंत पे रख दीजिए वस्तु को, तो अनंत पे रख दिया। चलिए वस्तु तो दिखने से रही, ये अनंत से आ रही है किरणें, ये कहां आकर के मिल जाएंगी भाई, ये किरणें आ रही है, आकर के फोकस पे मिल गई, ये हो गया भाई। अनंत पे रखी है, दिखेगा ही नहीं ना, वस्तु तो दिखेगी नहीं, क्योंकि अनंत पे रखी है वस्तु, तो ये समानांतर आएगी किसके, मुख्य अक्ष के, और कहां जाकर के मिलेगी, फोकस पर। तो भैया हो गया पूरे का आंसर। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम जरा देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट जरूर रखिए भाई, ये बहुत काम की चीज, ये बहुत काम की। ये तो आप चाहे तो इस फिंगर्स पे पूरा मार्क कर लीजिए, इस पे लिख दीजिए इन्फिनिटी, इस पे लिखिए क्या सी, इस पे लिखिए एफ और इस पे लिखिए ओ, इसके बाद आप उसके नीचे उल्टे ऑर्डर में लिख दीजिए। ये पूरा याद हो जाएगा भाई एक दिन के अंदर, और ये हमेशा काम आने वाली है। जैसे कि हमने याद किया हुआ है कि अवतल और उत्तल जब दर्पण की बात करते हैं तो ये वाला हाथ का जो साइड होता है वो सबके है ना थोड़े से फेयर होता है और ये डार्क होता है भाई। तो मतलब ये चिकनी सतह हो गई और ये कैसी हो गई, ये हो गई पॉलिश्ड। तो ऐसा करेंगे तो ये क्या हो गई, ये हो गया भैया हमारा क्या, ये अंदर से आएगा, ये अवतल, और अगर ऐसा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उत्तल। ठीक है ना, तो इस तरीके से आते गए, ये कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट। कोई भी लाइट बीम आएगी ये कन्वर्ज हो जाएगी, कोई भी लाइट बीम आएगी कन्वर्ज हो जाएगी, और बाहर साइड में पॉलिश है। अगर इसका उल्टा कर दे, मतलब बाहर साइड से चिकनी होगी और अंदर साइड से पॉलिश होगी, तो कोई भी चीज आएगी तो आप देखिए ना इसकी टकराव कैसी, एक बॉल मारी है इसमें, ये टकरा के बाहर जाएगी, बॉल मारी है इस पर टकरा के इधर आएगी। अगर ऐसा करके रखा है, इसमें बॉल मारिए तो ये टकराएगी और अंदर ही रह जाएगी, टकराएगी और अंदर ही रह जाएगी। तो ये कन्वर्जेंट और ये डाइवर्जेंट, ऐसा करके हमने जो याद किया था उसी तरीके से ये भी याद हो जाएगा। तो इसको भैया फिक्स कर लीजिए। हम बढ़ते हैं अपने अगला आंसर पे बेसिकली, और आंसर है हमारे पास, पहले का तो देख लिया आपने, दूसरे का भी देख लिया आपने कि भाई जब रखेंगे कहां पे, जब रखेंगे उसको दूसरा 2f पर, तो 2f पर ही बनेगी प्रतिबिंब, और कैसे बनेगी, बराबर। और आखिरी भी हमने रख ली थी कि भैया अनंत पे रखेंगे, अनंत पे रखेंगे तो जाकर के वो फोकस पे बन जाएगी। अनंत पे रखिए, कहां जाकर के बन गई, फोकस पे बन गई। तो ये भैया हमारे पास आ चुका है ये तीनों के आंसर। अब आपको यहां पर खत्म कर देते हैं हम इस पूरे क्वेश्चन पेपर की, जो अपवर्तन वाले चैप्टर की पूरी क्वेश्चन पेपर की समाप्ति है ना। अब हम क्या करेंगे भाई, तो और चैप्टर्स और टॉपिक्स और सारे क्वेश्चंस, मतलब और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने सर्च बॉक्स में डालना है भैया magnetbrains.com। आपको इस तरीके का पेज ओपन होगा जहां पर आपको आपके लाइव सेशंस, आपके पूरे स्प्लिटअप्स यहां पर दिख जाएंगे। जो भी कोर्स आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं आप इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं। सपोज आप सीबीएसई या फिर किसी स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम से आपने इस पे टैप किया, आपको इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा जहां पर आपके सारे क्लासेस, क्लास 12, 10, 9 जो भी क्लासेस आपके उसके अकॉर्डिंगली ऊपर अरेंज है। आप टैप कीजिए, आपके सारे सब्जेक्ट अरेंज्ड फॉर्मेट में मिल जाएंगे। आप यहां पर जैसे वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे आपको इस तरीके का एक और पेज मिलेगा जहां पर पूरा सिस्टमैटिक ऑर्डर में, देखिए पूरे सिस्टमैटिक ऑर्डर में आपके पूरे चैप्टर्स देखने को मिल जाएंगे। आप अपने चैप्टर्स को क्लिक कीजिए, जिस भी चैप्टर को देखना चाहते हैं। इसके अंदर आपके कॉन्सेप्ट वीडियोस, वन शॉट वीडियोस, रिवीजन वीडियोस, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एग्जाम्पलर, सब कुछ यहां पर मिलने वाला भाई, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, ये सब कुछ, और सब कुछ अरेंज फॉर्मेट में। आपको बहुत भटकने की जरूरत नहीं है। आपने जैसे ही टैप किया आपको वीडियो प्ले हो जाएगा। यहां पर आप वीडियो को कहीं पर भी पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो पर यहीं से जा सकते हैं। मतलब अगले टॉपिक पे भी जाने के लिए आपको भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर के आया है 100% फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th। तो अभी के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर के आता है क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में। हम मिलेंगे अगले सीरीज में, अगले चैप्टर्स के साथ में, अगले क्वेश्चंस के साथ में मिलते हैं अपने साथ में। बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।